हेलो फोक्स। सो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो भी अभी तक एएफएम के 4 मेन एग्जाम पेपर हुए हैं, मतलब आईसीआई के जो भी मेन एग्जाम के पेपर्स हैं, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने क्या करा है इस वीडियो के अंदर सॉल्व कराए हैं। तो देखो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको जो है बेसिकली एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है मॉक टेस्ट सीरीज, आप क्या कर सकते हो, उसको जो है इनरोल कर सकते हो। प्लस अगर आपको डीटी आईआईटी एएफएम का बैच चाहिए तो डीटी आईआईटी एएफएम का बैच हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। अच्छा, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो। मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा। अच्छा, मैंने आपको क्रक्स बता दिया। अपन जो है इन चारों पेपर्स के क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो एक एक करके अपन क्या करेंगे, एक एक करके जो है अपन बेसिकली एक एक पेपर को पकड़ेंगे एंड उसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अपन चालू करेंगे सितंबर 25 के पेपर से, देन उसके बाद मई 25, देन नवंबर 24, देन लास्ट में मई 24। ऑलराइट, चालू करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो देखो सितंबर 25 का अपन पेपर देखते हैं। तो सितंबर 25 में अगर आप देखोगे तो टोटल 4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है अपन ने क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखे हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे क्वेश्चन बैंक से। ये 4 जो ऐसे क्वेश्चन है जो क्या है, न्यू है एंड इंपॉर्टेंट है। आ जाओ देखो, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे आते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन का क्वेश्चन है। तो मैं आपको जो है कंसेप्ट नोट्स में एक बार बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन के टॉपिक पे ले चलता हूँ। तो बॉन्ड रिफंडिंग के टॉपिक पे अपन चलते हैं। तो बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन का जो टॉपिक है मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता तो मेरा क्या करना, यूट्यूब पे जाके सिक्योरिटी वैल्यूएशन का डिटेल रिवीजन वीडियो देख लेना, वहाँ पे वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपनी है 600 लाख 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग विद 5 ईयर्स रिमेनिंग टू रिडेम्पशन। तो 600 लाख के डिबेंचर्स है कंपनी के, 5 ईयर्स की जो है मैच्योरिटी है। ठीक है, इन लोगों ने कहा क्योंकि इंटरेस्ट रेट आर डिक्रीजिंग द कंपनी इज प्लानिंग टू रिडीम दिस डिबेंचर्स विद अ 600 लाख इशू ऑफ 5 ईयर 10% डिबेंचर एट पार। तो जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हैं उसको रिडीम कर देते हैं और नए डिबेंचर्स इशू करते हैं। और नए डिबेंचर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 10%। 10% जो है क्या होगा आपका, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई द इशू कॉस्ट ऑफ 10% डिबेंचर विल बी 10 लाख। तो जो आप नए डिबेंचर इशू करोगे उसका जो है इशू कॉस्ट कितना है, 10 लाख है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि प्रीमियम पेड ऑन द रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर इज 5%। तो जो आपके एग्जिस्टिंग डिबेंचर हैं उनको जब आप क्या करोगे, रिडीम करोगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो भी फेस वैल्यू है उसका 5% प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स रेट क्वेश्चन आपको बता रखा है 20% है। अपने को बताना है कि भाई आपका जो है बॉन्ड डिफरेंट डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आ जाओ देखो, सबसे पहला काम ये है कि भाई अपन क्या करेंगे, अपन जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि भाई अपन ये देखेंगे भाई आप कितना कॉल प्रीमियम पे कर रहे हो। अच्छा, उसमें से अपन टैक्स सेविंग को लेस कर देंगे। चलो मुझे बताओ भाई, 600 लाख के आपके डिबेंचर्स थे, 600 लाख का 5% कितना होता है, 30 लाख। तो 30 लाख का आप कॉल प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन 30 लाख पे 20% की आपको टैक्स सेविंग भी तो होगी ना। तो देखो ये रहा, तो देखो ये रहा कि भाई आपका जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा 30 लाख का, लेकिन 30 लाख में से 20% की आपको टैक्स सेविंग होगी। तो बेसिकली आपका जो है नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा 24 लाख। तो 30 लाख का आप कॉल प्रीमियम पे करो, लेकिन आपको 20% की टैक्स सेविंग होगी। इस पे जो है 20% की टैक्स सेविंग होगी, तो नेट कितना आ गया, नेट आ गया 24 लाख। तो पहला पॉइंट हो गया, देखो ये रहा पहला पॉइंट अपन ने ले लिया। अच्छा सुनो, फिर अपना सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन द इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स कितना है, 10 लाख है। तो देखो ये रहा, ये भी ले लिया मैंने, कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 लाख। तो बेसिकली आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया, 34 लाख हो गया। अच्छा सुनो, बाकी तीनों पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखे, तो जो है अपने लिए क्या है, इरेलेवेंट है। अब अपन निकालेंगे स्टेप नंबर 2 पे एनुअल सेविंग्स। अच्छा, एनुअल सेविंग्स निकालते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि भाई एनुअल कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स, जो आपके ओल्ड बॉन्ड्स हैं उस पर जो है आपका एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है। तो अपन सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स माइनस टैक्स सेविंग ऑन द इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स। चलो मुझे बताओ भाई, जो आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है, उनका इंटरेस्ट कितना था भाई, 600 लाख का 12% एग्जिस्टिंग क्या था, इंटरेस्ट था, लेकिन इसमें से 20% की सेविंग भी तो होगी ना। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 57.6। कितना हो गया, 57.6। तो देखो अपन क्या निकाल रहे हैं, एनुअल कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स कितना निकल के आया, ये निकल के आया 57.6। बाकी जो है दोनों इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो अपने काम की नहीं है। तो अभी अपन ने क्या करा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला। भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका टोटल कितना निकल के आया था, 34 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल आपको निकल के आया था 34 लाख। अच्छा, स्टेप 2 में अपन निकाल रहे हैं कि भाई एनुअल कैश सेविंग्स। एनुअल कैश सेविंग कैसे निकालते हो भाई, अपन करते हैं एनुअल कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स माइनस एनुअल कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स। अच्छा, एनुअल कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स अपन ने निकाला, कितना निकल के आया, ये निकल के आया 57 पॉइंट, देखो ये रहा 57.6 लाख। अच्छा, अब अपन निकालेंगे कि भाई एनुअल कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स। आ जाओ देखो, एनुअल कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स में पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स। अच्छा, तो जो आपके नए डिबेंचर्स है उनका इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो 600 लाख का 10% माइनस 20% टैक्स सेविंग होगी, कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका 48 लाख। कितना आ गया, 48 लाख आ गया। बात समझ में आई। तो इधर लिखा मैंने, कितना हो गया, ये हो गया आपका 48 लाख। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है
टैक्स सेविंग ऑन अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो बेसिकली जो नए बॉन्ड्स उसको अपने डिस्काउंट पे इशू नहीं करा है, ये काम का नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, टैक्स सेविंग ऑन अमोर्टाइजेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो आपके जो नए बॉन्ड्स है उसका जो है फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 10 लाख था। अच्छा, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 साल है, तो बेसिकली हर साल जो है आप पीएल में कितना लेके जाओगे, 2 लाख लेके जाओगे। तो 2 लाख पे टैक्स सेविंग कितनी होगी, तो 2 लाख का 20% कर लो भाई, 2 लाख का 20% कर लो, कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2 लाख का 20% करोगे तो आ जाएगा 0.4 लाख। तो मुझे बताओ कि भाई एनुअल कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स कितना आ गया भाई, 48 माइनस 0.4 कितना हो गया, ये हो गया 47.6। कितना हो गया, ये हो गया आपका 47.6। तो मुझे बताओ एनुअल कैश सेविंग कितनी होगी भाई, 57.6 माइनस 47.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 लाख। कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 लाख। तो देखो ये रहा, अपन सॉल्यूशन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए में। सॉल्यूशन में जो है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का ए। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के ए में आए, अपन ने जो है एनुअल सेविंग कितनी निकाली, अपन ने जो है एनुअल सेविंग निकाली कितने की, अपन ने जो है एनुअल सेविंग निकाली आपकी 10 लाख की, राइट। अपन ने जो है एनुअल सेविंग कितनी निकाली थी, 10 लाख की जो है अपन ने एनुअल सेविंग्स निकाली थी। 10 लाख थी, क्या थी एक बार देख लेते हैं अपन। तो 57.6 माइनस 47.6, 57.6 माइनस 47.6 करा कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 लाख। तो मैंने जो है एनुअल सेविंग्स कितनी ले ली, 10 लाख ले ली। अच्छा, और आपका जो है बेसिकली आपका जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 34 लाख था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 34 लाख था। तो देखो सीधी सी बात ये है कि जो भी आपकी क्या है, जो भी आपकी ये एनुअल सेविंग्स है, जो भी आपकी क्या है ये एनुअल सेविंग्स है, इसके अपन क्या करेंगे आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो 10 लाख अगले 5 साल में हर साल आपके पास बचेगा, इसके अपन क्या करेंगे आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखो ये रहा, देखो ये रहा भाई 10 लाख की क्या है आपकी, 10 लाख की जो है आपकी एनुअल सेविंग है, इसके अपन क्या करेंगे आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अच्छा देखो अपन क्या करते हैं, अपन जो है सीधी सी बात ये है कि जो डिस्काउंटिंग करते हैं वो किससे करते हैं, देखो ये रहा डिस्काउंटिंग करते हैं वो किससे करते हैं, देखो ये रहा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ दैट इफ गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो जो आपके नए डिबेंचर्स हैं उसका जो है बेसिकली इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा भाई, 10% माइनस 20% कितना हो गया, 8% हो गया। तो बेसिकली जो आपकी डिस्काउंटिंग है वो किससे होगी, 8% से होगी। तो देखो ये रहा भाई 8% का अगर अपन क्या करें, 8% का 500 साल का अपन टोटल लगाएं, 8% का जो है 500 साल के पी फैक्टर अपन टोटल लगाएं, कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा, देखो ये रहा 4। ये कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। करो टोटल करके देखो कितना आ रहा है ये भाई, अगर अपन टोटल करके देखें तो कितना आ रहा है 0.93 प्लस 0.86 प्लस 0.79 प्लस 0.74 एंड प्लस 0.68, कितना आ गया, ये आ गया 4। तो देखो मैंने क्या करा, अगले 5 साल में जो भी आपकी सेविंग होने वाली है उसको मैंने क्या करा, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। तो बेसिकली जो भी फ्यूचर में एनुअल सेविंग्स होने वाली है उसके आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 40 आई। अच्छा, अपन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना निकाला था, 34 लाख निकाला था। तो 40 माइनस 34 करा तो बेसिकली मेरा जो है बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन का एनपीवी कितना आ गया, 6 लाख आ गया। क्योंकि मेरी एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें जो है बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन को लेना चाहिए। देखो ये रहा एनपीवी और बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन क्या है, पॉजिटिव है। देयरफॉर आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली ये जो आपके डिबेंचर्स है बॉन्ड इनको रिडीम कर सकते हो, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया। देखो 3 का ये कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था, ये सारी की सारी चीज अपन ने कर रखी है, बस आपको ये टेबल पता होना चाहिए। अच्छा, इस टेबल का लॉजिक मैंने आपको रिवीजन वीडियो में करवाई रखा है भाई। 3 का ये हो गया। अब फोर्थ के ए पे आ जाते हैं। अगेन देखो फोर्थ का ए क्या है, अगेन देखो फोर्थ का ए जो है ना आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ देखो फोर्थ का ए देखते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ टीसी लिमिटेड, पीसी लिमिटेड और मार्केट। दो कंपनी और मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एवरेज रिटर्न बता रखा है, वेरियंस बता रखा है, बीटा बता रखा है। और इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपका ये इन्वेस्टर है इसने क्या कर रखा है, 50% पैसा लगा रखा है टीसी में और 50% पैसा लगा रहा है पीसी में, प्रियंका चोपड़ा में। आ जाओ देखो इन लोगों ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द कंपनी का स्टॉक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के पे आते हैं। देखो भाई सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मुला होता है बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। देखो ये रहा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टीसी लिमिट का सिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे। फॉर्मुला क्या होता है, बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। मुझे बताओ कि भाई टीसी का बीटा कितना है, टीसी का बीटा है 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर करा अपन ने, 0.8 का स्क्वायर करा इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। आ जाओ देखो मार्केट का वेरियंस कितना है, ये रहा मार्केट, और मार्केट का वेरियंस कितना है 2.1 है। देखो ये रहा 0.8 इंटू 0.8 का स्क्वायर इंटू 2.1 कितना आ गया, ये निकल के आ गया 1.344। तो टीसी लिमिट का मैंने सिस्टमैटिक रिस्क निकाला, अपन टीसी लिमिट का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे। अच्छा, टीसी लिमिट का जो है टोटल रिस्क कितना है, टोटल रिस्क देखोगे तो कितना है 5.8 है। देखो ये रहा, तो मैं क्या करूंगा, टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क को लेस कर दूंगा तो मुझे अनसिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। भाई टोटल रिस्क क्वेश्चन में दे रखा है 5.8, सिस्टमैटिक रिस्क निकाला अपन ने 1.344, तो बेसिकली अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना आ गया 4.456। वेरी इजी, तो टीसी का काम हो गया। अच्छा, सेम काम आप जो है पीसी का करोगे तो पीसी का जो है आपको सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा, वेरी इजी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा कि भाई कैलकुलेट द पोर्टफोलियो का रिस्क, आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है।
आपको बेसिकली क्या करना है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। आज अपन क्या करते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते हैं। पोर्टफोलियो के रिस्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैंने आपको बता रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लगेगी और 2ab को जो है अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस अपन करेंगे 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अच्छा, इंटू करेंगे अपन वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू करेंगे अपन आर करेंगे एक्स वाई का। अच्छा, ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे तो अपने को पोर्टफोलियो का रिस्क मिल जाएगा। अच्छा, वेट कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वेट बता रखा है कितना है, 0.5 और 0.5 है। आ जाओ देखो, अपन क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इधर जो है अपन क्या करते हैं, फटाफट जो है वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई वेट ऑफ एक्स कितना है, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स बता रखा है 5.8, तो इधर लिखा मैंने कितना 5.8 प्लस करेंगे अपन वेट ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ वाई कितना है 4.8 है, तो देखो इधर लिखा मैंने 4.8, इधर लिखा अपन ने कितना 4.8 लिखा, प्लस करेंगे अपन 2 इंटू वेट ऑफ एक्स कितना है 0.5 इंटू वेट ऑफ वाई कितना है 0.5 है। तो वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ वाई ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई देखो अपन ने ये वाली वैल्यू ले ली, इसकी वैल्यू ले ली, इसकी वैल्यू ले ली। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आ जाओ देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना होगा 5.8 का रूट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना होगा 4.8 का रूट। कैसे भाई, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई एक्स का जो है बेसिकली वेरिएंस कितना है 5.8 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 5.8 का रूट। अच्छा, इंटू अपने को क्या चाहिए, इंटू अपने को चाहिए, देखो ये रहा, इंटू अपने को चाहिए कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बात समझ आई, अपने को क्या चाहिए, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए। अब सुनना मेरी बात, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अपने को जो है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए। आपने जो है मेरे साथ एक फॉर्मुला पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मुला कि भाई अगर आपको जो है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए, अगर आपको जो है पता चल जाए कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट कितना है और आपको ये पता चल जाए कि भाई कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड मार्केट कितना है, तो अगर इन दोनों कोरिलेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कितना है। बात समझाई, मतलब कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो विद कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड मार्केट तो आपको क्या मिल जाएगा, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मिल जाएगा। बात समझ आई, ये वाला फॉर्मुला मैंने आपको करा रखा है। देखो ये रहा भाई, कुछ भी अपन हवा में बात नहीं कर रहे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अपन ने जो है इस चीज को कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अपन चलते हैं पेज नंबर 37 पे, तो आ जाते हैं अपन पेज नंबर 37 पे। ये रहा आपका पेज नंबर 37। यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैंने आपको जो है कोरिलेशन का फॉर्मुला बता रखा है। देखो ये रहा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब ये मैंने आपको फॉर्मुला लिखा रखा है कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हो कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड मार्केट से तो आपको क्या मिल जाएगा, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मिल जाएगा। अब आ जाओ देखो, इधर आ जाते हैं अपन, आपको जो है एक चीज समझ में आ गई कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकलेगा, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकलेगा इस फॉर्मूले से। अच्छा, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट कितना है और कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड मार्केट कितना है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट कितना है। आ जाओ देखो, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि भाई कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है ना, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अच्छा सुनो, आपने जो है एक और फॉर्मुला पढ़ रखा है मेरे साथ, बीटा का फॉर्मुला क्या होता है, बीटा का फॉर्मुला होता है अगर आपको क्या चाहिए, सिक्योरिटी और मार्केट का बीटा चाहिए तो फॉर्मुला क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन, बीटा का फॉर्मुला क्या होता है, बीटा का फॉर्मुला होता है कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट, यही होता है ना। अब सुनो मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना। कोवेरियंस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोवेरियंस की जगह पे आप लिख सकते हो बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या रहा, कोवेरियंस की जगह क्या लिखा, बीटा स्क्वायर बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। बात समझ में आ रही है ना, वापस समझना भाई, कोरिलेशन का फॉर्मुला क्या होता है, कोवेरियंस डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे कोरिलेशन चाहिए बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, कोवेरियंस, ठीक है ना, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अच्छा, अब मुझे सुनो, मुझे जो है कोवेरियंस चाहिए, कोवेरियंस मुझे क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो बेसिकली आपको जो है क्वेश्चन में बीटा बता रखा है, तो बीटा का एक फॉर्मुला होता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी इन मार्केट का फॉर्मुला क्या होता है, विद कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी इन मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है इस फॉर्मुले से जो है कोवेरियंस की वैल्यू निकाली। कोवेरियंस की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो देखो मैंने क्या कहा, कोवेरियंस की जगह लिखा बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। अच्छा, डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा आपका, देखो ये रहा, डिवाइड में आपका रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब सुनो मेरी बात, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या है, ये आपका वेरिएंस ऑफ मार्केट है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको जो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको जो है
कोरिलेशन चाहिए बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बना, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि टीसी लिमिटेड का जो है अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली कोरिलेशन निकालेंगे। तो टीसी लिमिट का कोरिलेशन निकालेंगे मार्केट के साथ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बीटा। बीटा क्या है, देखो ये रहा, टीसी लिमिट का बीटा कितना है 0.8 है, तो इधर लिखा मैंने 0.8, देखो ये रहा 0.8, ठीक है ना। इंटू क्या करना है अपने को, इंटू करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। आ जाओ, देखो मार्केट का वेरिएंस कितना रखा है 2.1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 2.1 का रूट, देखो ये रहा, इंटू करा मैंने 2.1 का रूट, डिवाइड बाय क्या चाहिए आपको, डिवाइड बाय चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो वेरिएंस कितना दे रखा है टीसी लिमिट का 5.8, तो मैंने क्या करा 5.8 का रूट करा। देखो ये क्या मिला मुझे, ये आपको पता चला कि भाई टीसी लिमिट का कोरिलेशन विद मार्केट कितना है, मतलब आपको ये वाली वैल्यू पता चल गई, ये वाली वैल्यू पता चल गई। अब अपन क्या करेंगे, सेम काम जो है पीसी लिमिट का करेंगे। अब देखो सेम काम अपन क्या करेंगे, पीसी लिमिट का करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला आपका बनेगा बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। चलो मुझे बताओ, जो पीसी लिमिटेड है उसका बीटा कितना है, पीसी लिमिट का बीटा है 0.7, तो देखो इधर लिखा मैंने लिखा 0.7 इंटू, मुझे बताओ कि भाई वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट होगा 2.1 का रूट, ठीक है ना, डिवाइड बाय अपन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, कितना हो जाएगा ये 4.8 का रूट। तो देखो ये रहा, ये हो गया आपका 4.8 का रूट। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि भाई कोरिलेशन ऑफ पीसी लिमिटेड विद मार्केट, ठीक है ना, कोरिलेशन ऑफ पीसी लिमिटेड विद मार्केट। और ये क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था आपका कोरिलेशन ऑफ टीसी लिमिटेड विद मार्केट। अच्छा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको जो है मिल जाएगी वैल्यू कोरिलेशन बिटवीन दोनों सिक्योरिटी। आ जाओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको इधर से हटाया, और जो है मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई में डाला, इसको अपन क्या करा, इसको जो है अपन ने मल्टीप्लाई करा। तो मुझे बताओ क्या होगा भाई, आपकी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, देखो ये रहा भाई 0.8 इंटू 0.7, 0.8 इंटू 0.7, ठीक है ना, इंटू 2.1 का रूट, 2.1 का रूट इंटू 2.1 का रूट कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। जैसे भाई जैसे 4 का रूट इंटू 4 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। कैसे होगा भाई, 4 का रूट इंटू 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2.1 का रूट इंटू 2.1 का रूट कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय अपन करेंगे 5.8 का रूट, ठीक है ना, और 4.8 का रूट। अच्छा, अब इस वैल्यू को, ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई, ये जो आपकी क्या वैल्यू निकल के आई, इसको अपन क्या करेंगे इधर पुट करेंगे, ये जो वैल्यू निकल के आई अपन क्या करेंगे इधर पुट करेंगे। आ जाओ पुट करते हैं। आपको समझ में आ रही है ना बात, अरे जगह ही नहीं है भैंस की टांग, उफ। इसको जो है अपन ऊपर लेके चलते हैं। तो मैंने कट करा और मैंने क्या करा, इधर पेस्ट करा। अरे पेस्ट हो जा बे भूत, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि भाई ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई, इसको अपन क्या करेंगे इधर पुट करेंगे। आ जाओ करते हैं पुट। तो मैंने क्या लिखा, मैंने जो है इसकी जगह पे लिखा 0.8 इंटू 0.7 इंटू लिखा मैंने 2.1, डिवाइड बाय लिखा मैंने 5.8 का रूट इंटू 4.8 का रूट। अच्छा सुनो मेरी बात, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, अब सीधी सी बात ये है कि भाई अब जो आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है पोर्टफोलियो का, आपको जो है बेसिकली रिस्क मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क मिल जाएगा। वो कितना निकल के आएगा, देखो ये रहा, पोर्टफोलियो का रिस्क निकल के आएगा आपका 3.238। इसका अगर आप अंडर रूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो का रिस्क मतलब क्या होता है, वेरिएंस। तो जो अपन ये फॉर्मुला यूज करते हैं, ये जो अपन फॉर्मुला यूज करते हैं, क्या निकल के आता है, वेरिएंस निकल के आता है। इसका अपन ने क्या करा, अंडर रूट करा तो आपको क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, ठीक है ना। बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन थी, बट ठीक है यार, अब पूछा है तो क्या कर सकते हैं अपन। आपको जो है मैथ आना चाहिए इसके लिए जो है आपको मैथ्स आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो बेसिकली 3.238 मिल जाएगा। इसका अंडर रूट करना तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1.8 आ जाएगा। वेरी इजी। अच्छा, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर 50-50 की जगह हम रेशियो 60-40 रख देते हैं, तो उस केस में जो है पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा, तो सीधी सी बात, ये सेम फॉर्मुला यूज करोगे, सेम फॉर्मुला आपको क्या करना है, यूज करना है, बट वेट को क्या करोगे 60-40 कर दोगे, तो रिस्क कितना निकल के आएगा, आपका जो रिस्क है वो आपका निकल के आएगा, देखो ये रिस्क निकल के आएगा आपका 1.85%। आई थिंक जो है लॉजिकली आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि भाई एडवाइस वेदर इट इज प्रेफरेबल और नॉट। ये कह रहा है कि भाई प्रेफरेबल है कि नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा रेशियो अच्छा है, कोई 50-50 वाला अच्छा है या फिर 60-40 वाला अच्छा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 50-50 में जो है आपका रिस्क कम है और 60-40 में क्या है, रिस्क ज्यादा है। अपन क्या करेंगे, रिटर्न भी निकाल लेंगे। अपन ने क्या करा, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का और न्यू पोर्टफोलियो का अपन ने क्या करा, रिटर्न निकाल लिया। चलो मुझे बताओ, जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें 50-50 है, तो क्या हो जाएगा, ये
भाई 12 और 18 का क्या हो जाएगा, 12 18 का जो है 50-50% हो जाएगा। देखो ये रहा भाई, 12 का 15%, 18 का 50%, कितना हो गया ये हो गया 15%। अच्छा, न्यू प्रोपोर्शन मतलब 60-40 में अपन ने रिटर्न निकाला, तो 60-40 में रिटर्न कितना निकल के आया 14.4। तो अपन ने ये देखा कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्रपोर्शन है वहां पर आपको क्या है, रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम है। अच्छा, जो आपका न्यू प्रपोर्शन है 60-40 का, वहां पे क्या हो रहा है, रिटर्न भी कम है और बेसिकली रिस्क भी ज्यादा है। तो प्रेफरेबल क्या है, हम प्रेफरेबल ये है कि भाई जो आप 50-50 वाला ही क्या करो, रेशियो को जो है फॉलो करो। बात समझ आ रही है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको जो है आप क्या करना, इसको जो है बेसिकली आप अच्छी तरह करके जाना। यहाँ पर बस क्या है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये वाला कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अपन ने कोरिलेशन कैसे निकाला, तो आपका जो है पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, डन है। तो फोर्थ का ये हो गया। अब चलते हैं अपन आगे। अच्छा, ये आ जाओ फिफ्थ के वी पे, रिवर्स कैलकुलेशन क्वेश्चन है। अच्छा, अगेन आसान क्वेश्चन है, समझना। ये लोगों ने कहा कि भाई इन 2024 मिस्टर राज एन इन्वेस्टर, उसने क्या करा है, मेड अ लमसम इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड दैट हैड एन एंट्री लोड ऑफ 0.05 पर यूनिट। मिस्टर राज ने क्या करा है, कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेस करी है। ये लोगों ने कहा बाय द एंड ऑफ द ईयर द एनएवी एप्रिशिएटेड बाय 13.6%। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई ईयर स्टार्टिंग में अपन ने क्या करा, यूनिट को परचेस करा, ईयर एंड पे क्या होता है, जो एनएवी है वो 13.6% से बढ़ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई ईयर एंड की एनएवी कितनी है, 25 है। तो मुझे क्या बता सकते हो क्या कि भाई ओपनिंग में एनएवी कितनी होगी? बिल्कुल आप बता सकते हैं। अपन कैसे बताएंगे भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर ओपनिंग में एनएवी कितनी है, एक्स है, तो बेसिकली क्या होता है, ईयर एंड की जो एनएवी है वो क्या हो जाती है, एक्स का 13.6% से इंक्रीज हो जाती है, तो बढ़ के कितनी हो गई, 25 हो गई। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी देखो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ये रही। क्या है अपना फिफ्थ का बी था ना, देखो ये रहा। तो आपकी जो है एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आई थी 22.01। इसका मतलब क्या है कि भाई ओपनिंग में आपकी एनईवी कितनी होगी, ओपनिंग में आपकी एनईवी होगी 22.01। अच्छा, 22.01 में चेक कर सकते हो, 22.01 में अगर आप 13.6% ऐड करते हो तो कितना आ जाता है, ये निकल के आ जाता है आपका 25। ईजी है। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले तो ये पूछा था कि भाई आप क्या करो, आप जो है एनएवी पर यूनिट निकालो, आप क्या करो, एनएवी पर यूनिट निकालो एंड टोटल इन्वेस्टमेंट निकालो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, ओपनिंग की एनएवी तो निकाल दी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एंट्री लोड था 0.05 पर यूनिट। अच्छा, फिर लोगों ने एक और चीज कही कि एडिशनली द फंड डिक्लेयर्ड अ टोटल कैपिटल गेन एंड डिविडेंड ऑफ 5 पर यूनिट विच वर री इन्वेस्टेड एट द ईयर एंड एनएवी ऑफ 25। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर के पास कितनी यूनिट्स है, 15,000 यूनिट्स है ईयर एंड पे। इतनी बात आपको समझ में आती है, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली राज ने क्या करा होगा, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस करे होंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर जो है उसको कैपिटल और डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन और क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, ये क्या कर देती है, जो म्यूचुअल फंड है उसको रीइन्वेस्ट कर देती है, मतलब बेसिकली उसको एडिशनल यूनिट्स दे देती है। बेसिकली ईयर एंड पे उसके पास टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, ईयर एंड पे जो है उसके पास टोटल यूनिट्स हो गई 15,000 की। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि द फंड ऑल्सो चार्जेस एन एग्जिट लोड ऑफ 1%। अगर आप क्या करते हो, 1 ईयर के विद इन रिडीम कर लेते हो, इन्वेस्टर 20% टैक्स ब्रैकेट में है, इन्फ्लेशन रेट आपको दे रखा है 4.5% का। आ जाओ देखो, सबसे पहले लोगों ने कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज बाय राज एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई ओपनिंग में राज ने कितनी यूनिट्स परचेज करी है। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ओपनिंग में राज ने क्या करा है, ओपनिंग में राज ने फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करी है। अच्छा, अभी इस एक्स नंबर ऑफ यूनिट पे क्या हुआ होगा, इस एक्स नंबर ऑफ यूनिट पे उसको जो है बेसिकली 5 रुपीज का क्या मिला होगा, कैपिटल एंड डिविडेंड मिला होगा। तो मुझे बता सकते हो क्या कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को जो है बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा भाई टोटल आपको कितना पैसा मिला है। अच्छा, ये क्या होता है, 25 की एनएवी से जो है क्या हो जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये तो था उसके पास ओपनिंग में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इतनी यूनिट्स उसको एडिशनल मिली, क्लोजिंग पे कितना हो गया, क्लोजिंग पे हो गया आपका 15,000। क्लोजिंग पे यूनिट्स कितनी है इसके पास, क्लोजिंग पे इसके पास 15,000 यूनिट्स है। तो मुझे बता सकते हो क्या कि भाई एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 12,500 यूनिट्स। अपन एक चीज समझी कि भाई इनिशियली राज ने क्या करा होगा, 12,500 यूनिट्स परचेज करे होंगे। बात समझ आती है। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द एनएवी पर यूनिट एंड टोटल इन्वेस्टमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एनएवी पर यूनिट तो निकाली ना अपने बिगिनिंग की, देखो ये रहा, बिगिनिंग की एनएवी निकाली अपने 22.01। अच्छा, बिगिनिंग में राज ने क्या करा था, 12,500 यूनिट्स परचेस करे थे। अच्छा, कितने एनएवी पे परचेस करे होंगे, 22.01 पे परचेस करे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो ये रहा भाई, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकल के आ जाएगा, देखो ये रहा, मैं इधर करता हूँ भाई 12,500 इंटू करूंगा मैं, इंटू क्या करोगे आप, 22.01 करोगे, तो ये तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है एंटी लोड भी तो करना पड़ेगा ना आपको ऐड, तो एंटी लोड कितना दे रखा है, 0.05 पर शेयर दे रखा है। तो इधर मैं क्या करूंगा, 0.05 पर यूनिट। तो बेसिकली मैं करूंगा 12,500 इंटू करोगे आप 0.05। तो बेसिकली इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे, इन दोनों का टोटल करोगे कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 275,750। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अप्रेज द रिटर्न परसेंटेज एंड द रियल रिटर्न परसेंटेज अगर मिस्टर राज डिसाइडेड टू एग्जिट द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो राज है वो क्या करना चाहता है, राज जो है अपनी यूनिट को बेच देता है एट द ईयर एंड अपनी यूनिट को बेच देता है, उसका रिटर्न कितना निकल के आया, आ जाओ निकालते हैं। चलो मुझे एक चीज बताओ,
भाई ओपनिंग में उसने इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना करा था, उसने इनिशियली इन्वेस्टमेंट करा था 275750 का, देखो ये रहा 275750 का उसने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट करा था। अच्छा ईयर एंड पे उसके पास टोटल लिमिट्स कितनी है, 15,000 है। अच्छा ईयर एंड की एनएवी कितनी है, 25 है, देखो ये रहा 15,000 इंटू 25 करा कितना आ गया, 3,75,000 आ गया। अच्छा ईयर एंड पे जब इसने क्या करा होगा, यूनिट्स को बेचा होगा, तो इसको जो है एग्जिट लोड पे करना पड़ा होगा, कितना है एग्जिट लोड, एग्जिट लोड है देखो ये रहा 1% का। तो देखो ये रहा जब इसने यूनिट्स बेची तो इसके बाद जो है 3,75,000 आया होगा, लेकिन इसको जो है 3750 का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ा होगा, तो इसके बाद नेट कितना आया, नेट आया 371,250। तो मुझे बताओ भाई इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा था इतने का, ईयर एंड पे इसके बाद इतना पैसा बचा है, तो फायदा कितने का हुआ भाई, फायदा हुआ 95,500 का, 95,500 का क्या हुआ इसको फायदा हुआ, 95,500 का क्या हुआ इसको फायदा हुआ। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, क्वेश्चन ने एक और चीज क्या रखी है कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप विद इन ईयर बेच देते हो तो आपको 20% टैक्स भी करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा भाई जो मेरा फायदा हुआ था उसमें से मैंने क्या करा 20% टैक्स पे करा, तो आपका नेट फायदा कितना हुआ, नेट फायदा हुआ 76,400 का। परसेंटेज में निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। देखो आपने इन्वेस्टमेंट करा था इतने का और आपको नेट फायदा हो रहा है इतने का, तो दिस डिवाइड बाय दिस इन 200 करोगे तो परसेंटेज कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 27.71%। कितना आ गया 27.71% निकल के आ गया। अब क्वेश्चन एक और चीज कह रहा है कि भाई आप रियल रिटर्न भी निकालो, आप क्या करो रियल रिटर्न भी निकालो। मैंने आपको एक फॉर्मुला पढ़ा रखा है भाई 1 प्लस रियल रिटर्न इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न। तो जो आपका ये रिटर्न निकल के आया ये क्या होता है, नॉमिनल रिटर्न होता है। तो देखो क्या रहा, मैंने लिखा 1 प्लस रियल रिटर्न, इन्फ्लेशन रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इन्फ्लेशन रेट दे रखा है क्वेश्चन में 4.5% इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न अपन ने कितना निकाला 27.71 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है रियल रिटर्न कितना निकल के आएगा 22.21% निकल के आएगा। देखो ये रहा आपका रियल रिटर्न कितना हो गया 22.21% हो गया। तो अगेन क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्स कैलकुलेशन क्वेश्चन है, क्या है अगेन इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, सितंबर 25 के पेपर का अपन जो है लास्ट क्वेश्चन करते हैं 6 का। ये देखो क्या बोल रहा है भाई, एक कंपनी का जो शेयर है अभी कितने पे चल रहा है 192.5 पर शेयर पे चल रहा है। देखो मिस्टर रोनी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, हम शेयर परचेज करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि शेयर का प्राइस फेयरली वैल्यूड है कि नहीं है। अच्छा एनालिस्ट हैज असेंबल्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अपने को जो है कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या बोल रखा है कंपनी, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई द बिफोर टैक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी का दैट प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स कितना है 8.6, 11% एंड 13%। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो कंपनी है उसमें 20% डेट है, 30% क्या है 30% प्रेफरेंस शेयर्स है और 50% आपका जो है इक्विटी शेयर्स है। लोगों ने कहा डेट का मार्केट वैल्यू कितना है 275 मिलियन है। अच्छा प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 120 मिलियन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्स से 30% है। अच्छा कंपनी का जो है टोटल 20 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। इन लोगों ने एक और चीज कही कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू फर्म है कितना है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म फॉर द ईयर जस्ट एंडेड कितना है 125 मिलियन है। अच्छा ये जो है 8% से क्या होगा फ्यूचर में ग्रो करेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज अ एनालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू पर शेयर एडवाइज वेदर द इन्वेस्टर शुड परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी और नॉट। आज अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली अपन जो है क्या करेंगे इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे एज पर फ्री कैश फ्लो मेथड से। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, तो अपना जो है बेसिकली शेयर का प्राइस निकालने का फॉर्मुला क्या बनेगा भाई, फ्री कैश फ्लो टू बेसिकली फर्म, ठीक है ना, 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड अपन करेंगे WACC माइनस जी। WACC क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है फ्री कैश फ्लो टू फर्म पकड़ रहे हैं, तो अपन को देखो बेसिकली WACC निकालना पड़ेगा। अच्छा अपन क्या करते हैं WACC निकालते हैं, आ जाओ अपन जो है बेसिकली WACC निकालते हैं। देखो ये रहा अपन निकालेंगे WACC। भाई WACC का फॉर्मुला क्या है, WACC का सिंपल सा फॉर्मुला है भाई KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू वेट ऑफ दैट। अच्छा प्लस करेंगे अपन KP इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आ जाओ देखो तीनों का वेट अपने को पता है, क्वेश्चन में आपको तीनों का वेट दे रखा है 20, 30, 50। आ जाओ देखो ये रहा भाई तीनों का वेट अपने को बता रखा है 20%, 30% और 50%। अच्छा अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली केडी लेंगे। केडी का मतलब क्या होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है ये क्या है 8.6% जो है डेट का क्या है कॉस्ट है, लेकिन ये क्या है बिफोर टैक्स है। अपन इसको क्या करेंगे आफ्टर टैक्स करेंगे। टैक्स रेट कितना है 30% है, तो अपन क्या करेंगे 8.6 माइनस 30% करेंगे। देखो ये रहा भाई 8.6 माइनस 30%, तो ये क्या आ गया, ये आ गया केडी इंटू क्या हो गया ये हो गया वेट ऑफ डेट। अच्छा प्लस करा अपन ने 30% क्या है 30% अगर अपन देखें तो प्रेफरेंस शेयर का जो है वेट है। अच्छा प्रेफरेंस शेयर का बेसिकली बिफोर टैक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13% है, तो केपी कितना हो गया, केपी हो गया आपका, केपी कितना है आपका, केपी है आपका 11%, तो 13% तो इक्विटी का है, 11% किसका है स्टॉक का है। ठीक है तो देखो ये रहा अपन ने करा केपी इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्लस करा मैंने केई इंटू वेट ऑफ इक्विटी, तो WACC कितना आ गया, WACC आ गया 11%। अच्छा देखो भाई फ्री कैश फ्लो टू फर्म कितना दे रखा है 125 मिलियन दे रखा है। अच्छा अब 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है 8% है, डिवाइड बाय अपन करा WACC माइनस जी, कितना आ गया ये 4500 मिलियन, कितना आ गया ये 4500 मिलियन निकल के आ गया। ये क्या है वैल्यू ऑफ फर्म है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमें ये देखना है कि जो कंपनी का शेयर का प्राइस है, कंपनी के जो इक्विटी शेयर का प्राइस है वो कितना चल रहा है 192.5 चल रहा है। अब मुझे ये देखना है कि भाई ये फेयरली वैल्यूड है कि नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है बेसिकली फेयर वैल्यू पर शेयर निकालना पड़ेगा। अच्छा अभी अपन ने जो निकाले क्या है, ये अपन जो है पूरे के पूरे
पूरे के पूरे फर्म का वैल्यू है। तो देखो ये क्या है, पूरे के पूरे फर्म का वैल्यू है। इसमें से मैंने क्या करा, डेट का वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू लेस कर दिया। क्वेश्चन में दे रखा है तो मुझे क्या मिल गया, इक्विटी शेयर का वैल्यू मिल गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 20 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना आ गया, वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकल के आ गया 205.25। अच्छा अगर अपन देखें तो फेयर वैल्यू कितना है 205.25 है, मार्केट में कितने बिक रहा है 192.5 बिक रहा है, मतलब अंडर वैल्यूड है, आपको शेयर परचेज कर लेना चाहिए। देखो ये मिस्टर रॉनी शुड परचेज द शेयर एट दिस प्राइस, क्योंकि ये क्या है अंडर वैल्यूड है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रखा है देखो कि भाई assume we are to get the same value of equity as calculated in one for using the free cash flow to equity approach, calculate free cash flow to equity, ठीक है ना, for the year just ended। अगर बेसिकली आपकी ग्रोथ रेट कितनी है 8.5% है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो आपने ऊपर क्या करा है, इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाला है, जो आपने क्या करा है ऊपर इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाला है, उसके बेसिस पे आप हमें ये बताओ कि भाई फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी क्या होगा। आ जाओ देखो भाई, आपको एक चीज पता है, आपको जो है बेसिकली आपको जो है एक चीज पता है कि भाई अगर मैं क्या करता हूं फ्री कैश फ्लो, मैं क्या करता हूं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, अगर मैं क्या करता हूं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लेता हूं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सिंपल सी बात ये है, उस केस में जो है सिंपल सी बात ये है कि भाई आप क्या करोगे, के माइनस जी करोगे तो आपको जो है शेयर का प्राइस मिल जाएगा। और शेयर का प्राइस क्वेश्चन में कितना बोला है, शेयर का प्राइस जो है क्वेश्चन बोला है 205.25। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई फ्री कैश फ्लो टू फर्म के बेसिस पे तो आपने क्या करा, शेयर का प्राइस निकाल लिया। अच्छा शेयर का प्राइस जो है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के बेसिस पे भी निकलता है। भाई जो शेयर का प्राइस है वो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के बेसिस पे भी निकलता है। कैसे निकलता है भाई, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय अपन के माइनस जी कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शेयर का प्राइस निकल के आएगा ना, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी अप्रोच से जो शेयर का प्राइस निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा जो आपने ऊपर कैलकुलेट करा है। कितना करा है 205.25। अच्छा तो देखो 205.25 तो हो गया भाई, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी अपने को निकालना है। अच्छा 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो क्वेश्चन में कहा कि भाई आपकी ग्रोथ रेट कितनी होगी 8.5% होगी। अच्छा के कितना दे रखा है भाई, के अगर अपन देखें तो 13% दे रखा है, के अगर अपन देखें तो कितना दे रखा है 13%। देखो ये दे रखा, तो देखो आ जाओ आपने वही सारी वैल्यूज पुट करी। देखो ये रहा भाई, हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय के माइनस जी। तो आपका जो है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कितना निकल के आ गया भाई, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पर शेयर निकल के आ गया 8.51। अच्छा टोटल निकालना हो तो कैसे क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मिल जाएगा कितना है 170.2 मिलियन। हाँ जी, तो देखो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, May 25 का जो आपका एएफएम का मेन एग्जाम का पेपर था उसके जो है अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो 5 क्वेश्चंस है जो आपके लिए काम के हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है अपन ने क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखे हैं। ये 5 ऐसे तरह के क्वेश्चन है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पे आ जाओ। देखो 1 के ए पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या कह रहा है समझना। इन लोगों ने क्या कहा, देखो इन लोगों ने कहा कि भाई अपने को जो है पीक्यूआर लिमिटेड की डिटेल्स अवेलेबल कराई गई है। करंट डिविडेंड दे रखा है 3.5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 12.5, मतलब के दे रखा है 12.5%, ग्रोथ रेट दे रखा है 2%। अपने को बोला है कि शेयर का प्राइस निकालो। तो फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला होता है D1 अपॉन के माइनस जी। फॉर्मुला क्या होता है D1 अपॉन के माइनस जी। देखो ये रहा भाई, D1 का मतलब क्या होता है D0 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय के माइनस जी करा, तो के कितना है 12.5, ग्रोथ रेट कितना है 2% है। तो आपका जो है बेसिकली शेयर का प्राइस कितना निकल के आ गया 34 निकल के आ गया। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो क्या दे रखा है। सेकंड पॉइंट इन लोगों ने कहा कि भाई अगर कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है। अच्छा ये पूछ रहा है कि भाई इस कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड, अगर शेयर का प्राइस कितना है 45 है। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अपन अज्यूम करते हैं कि कंपनी के शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है 45, अब अपने को ये बताना है कि भाई ये शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेयर का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन ये कह रखा है कि भाई आपका ईपीएस कितना है 2.75% है, सॉरी ईपीएस कितना है 2.75 है, और आरओई का परसेंटेज कितना है 8% है। अब मेरी बात सुनो, अब जो मेरी बात बड़े ध्यान समझना भाई, आपने जो है मुझसे एक फॉर्मुला पढ़ रखा है, आपने जो है मुझसे क्या पढ़ रखा है फॉर्मुला पी रेशियो का एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो ईपीएस कितना दे रखा है 2.75 दे रखा है। अच्छा मैं अगर जो है बेसिकली इस शेयर का मार्केट प्राइस निकालना चाहूँ, इस शेयर का मार्केट प्राइस निकालना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, पी रेशियो चाहिए रहेगा, ठीक है ना। अच्छा पी रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, पी रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन आपको आरओई का परसेंटेज दे रखा है 8%। अच्छा मुझे एक चीज बताओ भाई, पी रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है, पी रेशियो का फॉर्मुला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, और आरओई का फॉर्मुला क्या होता है, आरओई का फॉर्मुला होता है ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ आरओई का जो परसेंटेज है उसको जो है उल्टा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी रेशियो मिल जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 8% करो, अपन ने करा 1 डिवाइड बाय 8%, तो मुझे पी रेशियो कितना मिला, पी रेशियो मिला आपको जो है 12.5। तो मुझे बताओ 12.5 इंटू अगर मैं करता हूँ 2.75 कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका 34.375। तो मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ इस शेयर का प्राइस निकालता हूँ तो शेयर का प्राइस कितना निकल के आता है 34.375। मार्केट में मिल कितने पे रहा है 45 पे मिला है, मतलब क्या है ओवर वैल्यूड है। आ जाओ देखो इन लोगों ने वही चीज करी, इन लोगों ने क्या करा, वही चीज करी। अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली शेयर का प्राइस निकाला, अपन ने क्या करा शेयर का जो है प्राइस निकाला
एज पर पी मल्टीपल अप्रोच, तो कितना निकल के आया 34.38 निकल के आया। तो अपन ने क्या बोला कि भाई एक्चुअल में जो शेयर का प्राइस है वो 34.38 से ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली शेयर क्या है ओवर वैल्यूड है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, शेयर का प्राइस निकाला, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके बेसिस पे शेयर का प्राइस निकाला। अच्छा फिर इसने कहा कि भाई अज्यूम करो कि शेयर का प्राइस कितना है, अज्यूम करो कि जो आपका शेयर का प्राइस है वो कितना है 45 है, अज्यूम करो कि शेयर का प्राइस क्या है 45 है। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें बताओ कि भाई अब जो है शेयर ओवर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड नहीं है। अच्छा तो इन लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, पी मल्टीपल अप्रोच से बताओ। तो अपन ने पी मल्टीपल अप्रोच से तो बता दिया, पी मल्टीपल अप्रोच से शेयर का फेयर वैल्यू निकल के आया 34.375, एक्चुअल में कितने में बिक रहा है 45 में बिक रहा है। तो इस शेयर की वैल्यू होनी चाहिए 34.38, लेकिन मार्केट में बिक रहा है 45 पे, तो क्या है ओवर वैल्यूड है। अब बात करेंगे किसकी अपन, अब बात करेंगे अपन अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल की। अब बात करेंगे अपन अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल की। तो अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल का जो है आपने मुझसे एक फॉर्मुला पढ़ रखा है कि भाई अगर अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल से शेयर का अगर आपको क्या करना है प्राइस निकालना है, तो फॉर्मुला क्या बनेगा, फॉर्मुला आपका बनेगा देखो ये रहा भाई ईपीएस 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय आरओई माइनस जी, ठीक है ना। ये फॉर्मुला मैंने आपको करवा रखा है। तो आपका ईपीएस कितना है, ईपीएस है 2.75, ग्रोथ रेट कितना है 8% है, देखो ये रहा भाई अपन ने करा 2.75, देखो ये रहा 2.75 प्लस करा मैंने 2.75, मैंने क्या करा उसमें जो है ग्रोथ रेट को ऐड करा, डिवाइड बाय अपन करेंगे आरओई माइनस जी। आरओई कितना है, देखो ये रहा आरओई है आपका 8 और ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट है आपका 2, ग्रोथ रेट कितना है आपका, ग्रोथ रेट जो है आपका दे रखा है 2, ठीक है ना। ग्रोथ रेट कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो आरओई माइनस जी कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। देखो ये लोगों ने क्या करा है डिवाइड बाय 6% करा है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है तो वापस समझ लेना। देखो मैंने यही फॉर्मुला यूज करा है इधर भाई, आपका ईपीएस कितना है 2.75 है, इसमें अपन ने क्या करा 1 प्लस जो है ग्रोथ रेट करा डिवाइड बाय करा अपन ने आरओई माइनस जी, तो आरओई कितना है 8% है और आपका जो है ग्रोथ रेट कितना है 2% है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है बेसिकली प्राइस कितना निकल के आएगा, आपका प्राइस निकल के आएगा 46.75, कितना निकल के आया 46.75 निकल के आया। तो हमने ये देखा कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे शेयर का प्राइस होना चाहिए 46.75, लेकिन मार्केट में बिक रहा है 45 पे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंडर वैल्यूड। वेरी इजी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया, 2 का ए करते हैं, आ जाओ। 2 का ए क्या बोल रहा है समझना, देखो क्या बोल रहा है ये भाई, आपको जो है दो सिक्योरिटी दे रखी है आर और एस, दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन बता रखा है, दोनों का आपको वेट बता रखा है। अच्छा इन लोगों ने कहा कि कैलकुलेशन आपको 2 डेसिमल तक करनी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। अगर सिक्योरिटीज क्या है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई दोनों के बीच में, दोनों सिक्योरिटी के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, मतलब कोरिलेशन कितना है 0 है। तो अपने को जो है पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। अच्छा फॉर्मुला क्या होता है भाई, फॉर्मुला का होता है देखो ये रहा, फॉर्मुला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करते हैं अपन 2ab और इंटू करते हैं अपन आर। अब मैंने बताया कि भाई जो आपका कोरिलेशन वो कितना है 0 है, तो ये तो कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2ab को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तो जो है बेसिकली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अपना फॉर्मुला क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए का मतलब क्या होता है भाई, वेट ऑफ ए का स्क्वायर, वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी का स्क्वायर। आ जाओ देखो मुझे बताओ कि भाई दोनों का वेट कितना है, दोनों का वेट है 80 और 20, मतलब 0.8 और 0.2, और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 20 और 50 है। देखो ये रहा अपन ने करा देखो ये रहा ये है बेसिकली वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर, ये है वेट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू करा मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस करा मैंने भाई जो आपका वेट ऑफ बी है, तो वेट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी का स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, मुझे जो है बेसिकली पोर्टफोलियो का वेरिएंस मिला। इसको मैंने क्या करा, इसका जो है मैंने अंडर रूट करा, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे जो है पोर्टफोलियो का रिस्क मिल गया 18.87%। तो बेसिकली जो अपन ये फॉर्मुला यूज करते हैं, तो अपन ये क्या करते हैं फॉर्मुला यूज करते हैं, इससे अपने को क्या मिलता है पोर्टफोलियो का रिस्क मिलता है, बोले तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस मिलता है। अपने को जो है पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। वेरी इजी, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सेकंड इन लोगों ने कहा कि भाई अज्यूम करो कि सिक्योरिटीज क्या है परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, क्या है परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो बेसिकली आपका जो है पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलेगा भाई, सिंपल तरीके से निकलेगा भाई, सिंपल तरीका आपका क्या होगा भाई, वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए माइनस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी। अच्छा ये वाला जो फॉर्मुला है, जो मैंने पोर्टफोलियो वाला चैप्टर है, जो पोर्टफोलियो वाला चैप्टर का जो है रिवीजन वीडियो है ना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह करवा रखा है, और अगर आप मेरे क्लास स्टूडेंट हो तो आपको जो है ये चीज ऑटोमेटिकली पता होगी, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मुले से निकाल सकते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, आप क्या कर सकते हो, बड़ा वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो बड़ा वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो 2ab इंटू आर वाला। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई आप जो है बड़ा वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, इसका मतलब क्या है आर की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। तो अगर आप बड़ा वाला फॉर्मुला यूज करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और ये शॉर्टकट फॉर्मुला यूज करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो देखो अपन वैल्यूज पुट करते हैं। मुझे बताओ कि भाई वेट ऑफ ए कितना है, आपका जो वेट ऑफ ए है वो है 0.8 और वेट ऑफ बी कितना है 0.2 है, दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 20 और 50 है। तो मैंने इधर करा इंटू 20% और इधर करा मैंने इंटू 50%, तो कितना हो गया, ये हो गया 16 माइनस 10, कितना हो गया ये हो गया आपका 6%। तो देखो ये रहा आपका जो आंसर है वो कितना निकल के आया, जो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कितना निकल के आया 6% निकल के आया। मैंने आपको बताया
कि भाई अगर आपको जो है ये वाला शॉर्टकट फॉर्मुला नहीं पता है तो ये जो लॉन्ग कट तरीका है, ये जो लंबा तरीका है, इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे आपका जो आंसर है वो 6% ही आएगा। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज का है परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सीधी सी बात ये है कि भाई आप ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, जो आर है वो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। या फिर आप जो है शॉर्टकट फॉर्मुला यूज कर सकते हो। भाई शॉर्टकट फॉर्मुला क्या होगा, भाई शॉर्टकट फॉर्मुला यही होगा, शॉर्टकट फॉर्मुला जो है यही वाला होगा, बस इसके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 16 + 10 कितना हो जाएगा, ये 16 + 10 हो जाएगा आपका 26। तो देखो ये रहा, कितना हो गया, ये निकल के आ गया आपका 26%। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि शॉर्टकट फॉर्मुला यूज कर सकते हो, और अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मुला नहीं पता तो लंबे तरीके से करोगे तो भी आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो ये हो गया 2 का ए, ये हो गया 2 का ए। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली 1 का ए हो गया, 2 का ए हो गया, अब 3 का ए करते हैं। आ जाओ, अब जो है अपन 3 का ए कर लेते हैं। देखो ये रहा, 3 का ए करते हैं। अच्छा देखो क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा बीसी लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग ऑन बाइंग अ न्यू मशीन एट 70 लाख विद एन एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 10 लाख। हम एक नई मशीन खरीदना चाह रहे हैं, 70 लाख का हमें मशीन खरीदना पड़ेगा, 10 लाख का क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलो मुझे बताओ इनिशियली आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा। इनिशियली अगर अपन देखें तो आपकी जेब से पैसा जाएगा 80 लाख रुपीज का। तो इनिशियली आपकी जेब से 80 लाख रुपीज का क्या होगा, पैसा चला गया। आगे बढ़ते हैं। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स विद नो सैल्वेज वैल्यू। तो ये जो मशीन है इसकी लाइफ 5 ईयर्स की रहेगी। द कंपनी फॉलोज एसएलएम मेथड, ठीक है ना, फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए कंपनी एसएलएम मेथड को फॉलो करती है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन इंक्रीमेंटल इनकम, या द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन बिफोर टैक्स कैश ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 25 लाख, ठीक है ना, पर ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी नई मशीन है वो अगले 5 साल तक आपको 25 लाख रुपीज का बिफोर टैक्स कैश ऑपरेटिंग इनकम जनरेट करके देगी। तो देखो ये रहा, तो मुझे जो है हर साल क्या होगा, 25 लाख का जो है इनकम जनरेट होगा, लेकिन ये क्या है, बिफोर टैक्स है, तो मैं टैक्स लेस करूंगा। क्वेश्चन में जो है टैक्स कितना दे रखा है, क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो टैक्स दे रखा है आपको 35% का। तो देखो ये रहा भाई, 35% का मेरा टैक्स चला गया। तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि हर साल जो है बेसिकली इस मशीन को यूज करने से आपके पास कितना पैसा बचेगा, 16,25,000 रुपीज बचेगा। बात समझ आ रही ना। तो ये आफ्टर टैक्स कैश इनकम आपके पास जो है बेसिकली बचेगी अगर आप क्या करते हो, इस नई मशीन को खरीदते हो। आगे बढ़ो। आगे इन लोगों ने ये कहा कि भाई देखो, जो आपका क्या है, जो आपका बेसिकली द फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रियल टर्म कितना है, 10% पर ईयर है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है वो कितना है, 10% है। अब सुनो, एडवाइज द कंपनी वेदर द मशीन शुड बी परचेज और नॉट। अच्छा, शो योर कैलकुलेशन इन रियल टर्म्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आप हमें बताओ कि एनपीवी निकाल के बताओ, आप हमें एनपीवी निकाल के बताओ कि मशीन परचेज करनी कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एनपीवी आपको रियल टर्म्स में निकालनी है। अच्छा देखो, जो अपन ने ये कैश फ्लो देखे थे वो क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि भाई ये क्या है, रियल कैश फ्लोज है। अच्छा, और जो डिस्काउंटिंग रेट है वो भी क्या है, वो भी जो है बेसिकली आपकी रियल डिस्काउंटिंग रेट है। तो सीधी सी बात ये मैंने क्या करा, जो अगले 5 साल में 16,25,000 के क्या होने वाले हैं, कैश फ्लो होने वाले हैं, उसको मैंने क्या करा 10% से, उसको मैंने क्या करा 10% से जो है बेसिकली डिस्काउंटिंग करा। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आ गई, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई 61, 58, 750 की। बात समझ आ रही ना। अच्छा सुनो, तो मैंने ये देखा कि भाई इनिशियली जो है मेरी जेब से जो है 80 लाख जाएगा, इनिशियली मेरी जेब से 80 लाख जाएगा। अगले 5 साल में जो भी कैश फ्लोज होंगे उसका आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू निकाला, कितना आ गया 61, 58, 750 आ गया। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, तो इधर तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो मेरी बात, अपन क्या कर रहे हैं, इनिशियली वर्किंग कैपिटल में 10 लाख रुपीज लगा रहे हैं। अच्छा, 5वें साल के एंड पे क्या होगा, ये 10 लाख रुपीज जो है क्या हो जाएंगे, 10 लाख रुपीज जो है अपने को वापस मिल जाएंगे। तो उसकी भी अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये जो 10 लाख का अमाउंट दे रखा है, ये जो 10 लाख का अमाउंट दे रखा है नॉमिनल टर्म्स में दे रखा है, क्योंकि अगर रियल टर्म्स में होता तो ब्रैकेट में क्या लिखता, ब्रैकेट में जो है बता देता कि भाई ये क्या है, रियल टर्म्स में है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये जो है 10 लाख की जो वैल्यू है ये 5वें साल के एंड पे आपको मिलेगी। तो इधर लिख लेता हूं मैं, इधर लिख लेता हूं कि भाई 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख है 5वें साल के एंड पे मिलेगा। इसकी अपने को क्या करनी है, आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू अपने को रियल टर्म्स में निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नॉमिनल कैश फ्लोज को रियल कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आपको इन्फ्लेशन रेट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको जो है इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 6% का, क्वेश्चन में आपको जो है इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 6% का। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 10 लाख का क्या है, 5th ईयर के एंड पे जो 10 लाख का मेरा क्या है, वर्किंग कैपिटल का वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, उसको मैं क्या करूंगा, रियल में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो 5 साल का जो है अपन क्या करेंगे, 5 साल का जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है इसमें से हटाएंगे, 5 साल का जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट अपन क्या करेंगे, इसमें से हटाएंगे। तो फॉर्मुला क्या होता है भाई, रियल कैश फ्लो में, भाई रियल कैश फ्लो में अपन क्या करते हैं, इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, नॉमिनल कैश फ्लो मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो बेसिकली अपने को कैश फ्लो मिलने वाला है, जो अपने को कैश फ्लो मिलने वाला है वो 5वें साल के एंड पे मिलने वाला है, मतलब जो आपका वर्किंग कैपिटल 5th ईयर के एंड का है। तो आ जाओ देखो, जो आपका नॉमिनल वर्किंग कैपिटल का वैल्यू, जो आपका नॉमिनल कैश फ्लो उसका वैल्यू कितना है, 10 लाख है, ठीक है। अच्छा, रियल कैश फ्लो की वैल्यू आपको चाहिए, इन्फ्लेशन रेट कितना है, इन्फ्लेशन रेट है आपका 6%। तो बेसिकली इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई रियल कैश फ्लो कितना है। तो रियल कैश फ्लो कितना निकल के आएगा, ये जो है आपका रियल कैश फ्लो निकल के आएगा, देखो ये रहा 7,47,000 का, 7,47,000 का आपका क्या बनेगा, रियल कैश फ्लो बनेगा। तो इधर लिख लेता हूं मैं,
तो 747 का क्या बनेगा, 747 का जो है आपका रियल कैश फ्लो बोले तो जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसका जो रियल टर्म से वैल्यू है वो कितना होगा, 7,47,000 होगा। तो सुनो मेरी बात, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो दोनों वैल्यूज है बेसिकली फिफ्थ ईयर के एंड की है, फिफ्थ ईयर के एंड की ही है। अच्छा, ये जो 10 लाख है इसके अंदर क्या है, इन्फ्लेशन ऐड हो रखा है, और 747 इसके अंदर जो है इन्फ्लेशन ऐड नहीं हो रखा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब सुनो मेरी बात, ये मुझे पता चल गया कि भाई फिफ्थ ईयर के एंड पे जो मुझे रियल टर्म्स में वर्किंग कैपिटल मिलेगा वो कितना है, 747 है। अच्छा, इसके अपन क्या करेंगे, आज के एंड पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 747 क्या है, रियल रियल टर्म्स में जो है क्या, रियल टर्म्स का जो है वैल्यू है। तो अपन क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग में जो है किससे करेंगे, डिस्काउंटिंग भी जो है आप, डिस्काउंटिंग भी जो है आप किससे करोगे, डिस्काउंटिंग में जो है आप बेसिकली रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करोगे। तो 747 की अपन डिस्काउंटिंग करेंगे 10% से, मतलब आज के दिन पे लेके आएंगे, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 463,887। तो देखो ये रहा भाई 463,887 का क्या होगा, आज के दिन पे जो है बेसिकली क्या करा जाएगा, ऐड करा जाएगा। इधर तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है ना भाई, सीधी सी बात है। इनिशियली आपकी जेब से 80 लाख जा रहा है। अच्छा, अगले 5 साल में आपको जो भी कैश फ्लोज होंगे उसका आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। फिफ्थ ईयर के एंड पे जो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा उसका अपन क्या करा, आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो अपने वर्किंग कैपिटल की क्या करिए, कैलकुलेशन करिए, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन में 10 लाख दे रखा है, जो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 10 लाख बता रखा है, देखो ये रहा, जो क्वेश्चन आपको 10 लाख बता रखा है वो तो बेसिकली नॉमिनल टर्म्स में है, उसको मैंने क्या करा, पहले रियल टर्म्स में कन्वर्ट करा, पहले क्या करा, रियल टर्म्स में कन्वर्ट करा, फिर इसके अपन ने क्या करी, फिर इसके अपन ने रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या करी, डिस्काउंटिंग कर ली। अब मेरी बात सुनो, अब जो मेरी बात बड़े ध्यान समझना। क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि भाई जो आपके ये क्या है, जो आपके बेसिकली ये क्या है, ये जो आपके कैश फ्लोज हैं ये बेसिकली क्या है, बिफोर टैक्स कैश ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब क्या है, कैश ऑपरेटिंग इनकम है। इसमें जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं हो रखा भाई। वैसे तो अपन क्या करते हैं, वैसे तो अपन जो है अगर आपको पता हो, वैसे तो अगर आपको पता हो तो अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, टैक्स को लेस करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक कर देते हैं, ताकि जो डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग है उसका जो है इंपैक्ट आ जाए अपनी कैश फ्लोज में। ये वाली चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह कहां करा रखी है, एडवांस कैपिटल बजटिंग और आईएफएम में करा रखी है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई जो अपन ये क्या निकाली है 25 लाख की बेसिकली ये इनकम बताई ना, ये तो कैश ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं हो रखा होगा, तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग है उसका इंपैक्ट देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में जो है क्या होगा, फ्यूचर में सीधी सी बात ये है, फ्यूचर में सीधी सी बात ये है कि जो डेप्रिसिएशन पे आपकी टैक्स सेविंग है, जो आपका डेप्रिसिएशन है उस पर क्या होगा, आपका टैक्स सेविंग होगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आपकी जो है मशीन कितने की है, 70 लाख की है, मशीन 70 लाख की है। अच्छा, लाइफ कितनी है, 5 ईयर है। तो मुझे बताओ एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, एवरी ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, देखो ये रहा, हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, 14 लाख होगा। टैक्स रेट कितना है, 35% है, मतलब हर साल जो है आपका, हर साल क्या होगा, हर साल जो है बेसिकली 4,90,000 का क्या होगा, आपका टैक्स सेविंग होगा। हर साल जो है 4,90,000 का आपका क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि भाई हर साल जो है 4,90,000 का आपका टैक्स सेविंग होगा। अपन क्या करेंगे, इसके आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इसके अपन क्या करेंगे, आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये लोगों ने जो है एक गड़बड़ कर रखी है। ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो 4,90,000 है, ये जो क्या है 4,90,000 है, ये बेसिकली क्या हो, ये है नॉमिनल, ये क्या है नॉमिनल वैल्यू है। इनको इन लोगों ने क्या करा, इसको पहले जो है रियल वैल्यू में कन्वर्ट करा। मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आपने जो है बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है कि भाई जो डेप्रिसिएशन है उस पर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आता, जो आपका डेप्रिसिएशन होता है ना उस पर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आता। भाई इन्फ्लेशन कुछ भी हो मार्केट में, जो है इन्फ्लेशन कुछ भी हो, आपका डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहेगा ना, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो तो सेम ही रहेगा। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए कि भाई एवरी ईयर 4,90,000 की क्या हो रही है, आपको जो है टैक्स सेविंग हो रही है, उसके अपन आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इन लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, देखो इन लोगों ने जो है पहले तो क्या करा, हर साल का जो डेप्रिसिएशन था ना, हर साल का जो डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग था उसको पहले क्या करा, उसको पहले जो है बेसिकली इन लोगों ने रियल टर्म्स में कन्वर्ट करा, मतलब उसमें से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटा दिया, उसमें से क्या करा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटा दिया। फिर बेसिकली ये जो अगले 5 साल में जितनी भी आपको क्या होने वाली है, टैक्स सेविंग होने वाली है, उसकी अपन ने क्या करी, 10% से आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो कितनी निकल के आई है, इन सबका अगर आप टोटल करोगे तो ये निकल के आया आपका, देखो ये रहा, ये निकल के आया 1581,175, 1581,715। अच्छा, बात समझ में आ रही है ना भाई। मैंने आपको ये बताया कि भाई हर साल आपको जो है डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग कितनी होगी, हर साल जो है आपको डेप्रिसिएशन पे 4,90,000 की टैक्स सेविंग होगी। तो अपन को करना क्या चाहिए था, भाई अगले 5 साल में 4,90,000 की आपको टैक्स सेविंग हो रही है, उसके अपन आज के दिन पे डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 10% से, ठीक है ना। उसके अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपका डेप्रिसिएशन होता है उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन ऐसे ने गड़बड़ कर रखी है, ये लोगों ने क्या कर रखा है, ये जो 4,90,000 है इसको जो है नॉमिनल मान लिया, उसको पहले इन लोगों ने क्या करा, रियल में कन्वर्ट करा, मतलब इसमें से जो है 6% का जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है उसको हटाया, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बेसिक चीज है, ये तो कर लोगे ना। अच्छा, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई देखो हर साल का जो है मेरा टैक्स सेविंग निकल के आ गया। अच्छा, फिर इसको क्या करा, 10% से जो है इनकी क्या करी, पीवी करी, पीवी कितनी निकल के आ गई, 1581,715। तो देखो ये रहा, इनिशियली आपकी जेब से जाएगा 80 लाख, फ्यूचर में जो भी आपको मिलने वाला है उसका आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू अपन ने निकाला, तो आपका एनपीवी कितना आ गया, आपका जो है एनपीवी निकल के आ गया, देखो ये रहा, आपका जो है एनपीवी निकल के आ गया 204,352 का। क्योंकि एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना चाहिए, मशीन को परचेस कर लेना चाहिए। आपको लॉजिकली बात समझ आ गई ना। तो देखो डेप्रिसिएशन पे जो है इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आता, ये अपन ने जो है पढ़ रखा है, ये जो है अपन ने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। लेकिन आईसीए ने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है। आईसीए ने जो है क्या करा है, डेप्रिसिएशन भी जो है, डेप्रिसिएशन में से भी जो है इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटा दिया, जबकि जो डेप्रिसिएशन होता है उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कोई भी नहीं आता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई एग्जाम में क्या करना है। तो देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, मतलब यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम जो है आपको फिगर्स बदल के एग्जाम में मिलता है, तो जो आईसीए ने कर रखा है वही आप करोगे, जो आईसीए ने कर रखा है वही आप करोगे। अदरवाइज कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो वहां पे जो है आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन पे जो है इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इग्नोर करना है। तो मैंने आपको बता दिया सही तरीका क्या होना चाहिए कि भाई 4,90,000 का जो भी क्या है टैक्स सेविंग है उसका अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन लोगों ने क्या करा है, पहले जो है ये 4,90,000 को क्या करा, रियल टर्म्स में कन्वर्ट करा, फिर उसकी बीवी निकाली। चलो कुछ नहीं कर सकते, तो इधर मैंने लिख भी रखा है कि भाई आईसीए ने क्या कर रखा है, मिस्टेक कर रखी है, डेप्रिसिएशन में क्या करा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ले लिया। अच्छा, आप चलते हैं फोर्थ के बी पे और फिफ्थ के बी पे। दो क्वेश्चन बचे हैं, 4 का बी एंड 5 का भी बचा है। आ जाओ देखो, अपन देखते हैं 4 का बी। देखो ये रहा 4 का बी। 4 का बी क्या कर रहा है समझना, ये लोगों ने कहा कि भाई जीएल लिमिटेड इज हैविंग अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 16। तो बेसिकली कंपनी का पी रेशियो कितना है, 16 है, ईपीएस कितना है, 5 है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 2,80,000 है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, भाई एफएल लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, जीएल लिमिटेड क्या करना चाहती है, एफएल लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है, और बेसिकली एक्सचेंज रेशियो क्या है, 4:5 है। मतलब बेसिकली सामने वाली कंपनी के 5 शेयर्स के बदले में हम अपनी कंपनी के क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी के 4 शेयर्स इशू करेंगे। बात समझ आ गई। अच्छा आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ एफएल लिमिटेड कितना है, 50,000 है। तो एफएल लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने, 50,000 है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, जो आपकी मर्ज एंटिटी है, जो आपकी मर्ज एंटिटी है उसका ईपीएस कितना है, मर्ज एंटिटी का जो ईपीएस है वो कितना है, 5.4 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आप क्या करो, प्री मर्जर ईपीएस निकालो। आप क्या करो, प्री मर्जर ईपीएस निकालो एफएल लिमिटेड का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एफएल लिमिटेड का मर्जर से पहले ईपीएस क्या था वो निकालो। अच्छा आ जाओ देखो, मुझे बता रखा है मुझे इन लोगों ने ये बता रखा है कि भाई मर्ज एंटिटी का जो है ईपीएस है वो कितना है, 5.4 है। तो मर्ज एंटिटी का जो ईपीएस है वो कितना है, 5.4 है। कैसा आया होगा भाई, सीधी सी बात है, मर्ज एंटिटी की अपन ने क्या करी होगी, मर्ज एंटिटी के जो है अपन ने टोटल, मर्ज एंटिटी के जो है टोटल अर्निंग्स को ऐड करा होगा, डिवाइड अपन ने करा होगा कि भाई मर्ज एंटिटी में टोटल शेयर्स कितने हैं। अच्छा, मर्ज एंटिटी में टोटल शेयर्स कितने होंगे भाई, एक तो 2,80,000, एक्वायरर के जो है क्या होंगे, एक तो एक्वायरर के शेयर्स होंगे 2,80,000, प्लस जो बेसिकली हमने क्या करें, सामने वाली कंपनी को इशू करे हैं, तो सामने वाली कंपनी के शेयर है 50,000। अच्छा, शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या है, 4:5 है, मतलब 5 शेयर के बदले में 4 शेयर इशू करेंगे, तो 50,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 करा कितना आ गया, 40,000 आ गया। तो बेसिकली आपने क्या करा होगा, 40,000 शेयर और इशू करे होंगे। अच्छा, दोनों कंपनी की अपने को क्या करनी है, दोनों कंपनी की जो है अपने को अर्निंग सेट करनी है, दोनों कंपनी की अपने को अर्निंग सेट करनी है। चलो मुझे बताओ, जीएल लिमिटेड की अर्निंग्स कितनी होगी भाई, 2,80,000 इंटू 5 करो, 2,80,000 इंटू मैंने 5 करा, कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका 14 लाख। तो बेसिकली जीएल लिमिटेड की अर्निंग्स कितनी हो गई, जीएल लिमिटेड की अर्निंग्स हो गई 14 लाख, प्लस अपन करेंगे एक्स, मतलब एक्स बोले तो कि भाई जो आपका एक्वायरी है, जो आपका एक्वायरी है उसकी अर्निंग्स कितनी है। अच्छा, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, फोर्थ के बी को अगर आप सॉल्व करोगे, देखो ये रहा, फोर्थ के बी को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि जो आपका एफएल लिमिटेड है उसका अर्निंग्स कितना निकल के आएगा, उसका जो है अर्निंग्स निकल के आएगा 3,28,000, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 3,28,000। तो 14 लाख प्लस 3,28,000, 14 लाख प्लस 3,28,000 डिवाइड बाय अगर मैं करता हूँ 3,20,000, तो आंसर कितना आता है, 5.4 आता है, बिल्कुल बराबर है। तो मुझे ये पता चला कि भाई जो आपका एक्वायरी है, जो आपका क्या है, जो आपका एक्वायरी है, ठीक है ना, उसका मर्जर से पहले का जो है, मर्जर से पहले जो है टोटल अर्निंग्स कितना था। अच्छा, क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि भाई मर्जर से पहले जो है एक्वायरी कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 50 आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अपन क्या करेंगे, मर्जर से पहले की अर्निंग्स को मर्जर के पहले के आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मर्जर के पहले का ईपीएस मिल जाएगा, कितना आ गया, 6.56 आ गया। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा था, भाई प्री मर्जर ईपीएस निकालो, अपन ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है कि भाई कितने शेयर्स इशू करें, भाई नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर टू बी इशू टू एक्वायरी अगर प्री मर्जर ईपीएस ऑफ जीएल लिमिटेड इज टू बी मेंटेन। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कितने शेयर इशू करें सच दैट जो जीएल लिमिटेड का क्या है, जो आपका जीएल लिमिटेड है उसका ईपीएस मेंटेन रहे। तो देखो सीधी सी बात ये है, आ जाओ देखो सीधी सी बात ये है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई मर्जर के बाद दोनों कंपनी की टोटल अर्निंग्स कितनी होगी, भाई सीधी सी बात है, एक तो होगा कितना 14 लाख और एक होगा कितना, एक तो होगा आपका 14 लाख, भाई जीएल लिमिटेड का 14 लाख है और सामने वाली कंपनी का कितना है, 3,28,000 है, एम आई राइट। अच्छा, डिवाइड बाय अपन करें, डिवाइड बाय जब अपन क्या करें, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करें, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करें, तो मुझे ये पता चल जाए कि भाई जो आपका मर्ज एंटिटी का ईपीएस है वो कितना हो जाए, जो मर्ज एंटिटी का ईपीएस है वो 5 हो जाए। अच्छा, मर्ज एंटिटी में टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने होंगे, मर्ज एंटिटी में जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे वो तो बेसिकली एक्वायरर के होंगे एक तो, प्लस जो हमने क्या करेंगे, एक्स इशू करे होंगे। अच्छा, इसके एक्स की वैल्यू निकालो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 65,600। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर आप क्या करते हो, 65,600 शेयर्स इशू करते हो, अगर एक्वायरर क्या करता है 65,600 शेयर्स को इशू करता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी मर्ज एंटिटी है, जो आपकी मर्ज एंटिटी है उसका ईपीएस कितना हो जाएगा, उसका ईपीएस हो जाएगा 5। आई थिंक जो है आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है इधर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितने शेयर्स हम इशू करें, हम कितने शेयर्स इशू करें सच दैट प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरर क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरर कितना है, 5 है, तो हम चाहते हैं कि भाई मर्जर के बाद का जो ईपीएस है वो कितना हो जाए, 5 हो जाए।
अच्छा, मर्जर के बाद का ईपीएस कैसे निकलेगा भाई? मर्जर के बाद अपन क्या करेंगे, दोनों कंपनी की टोटल अर्निंग्स को डिवाइड कर दोनों कंपनी की टोटल अर्निंग्स को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे कि भाई अब जो मर्ज एंटिटी उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अच्छा, तो अपना जो है ईपीएस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अपना जो ईपीएस है वो 5 आना चाहिए। अच्छा, फिर अपन ने ये देखा कि भाई मर्ज एंटिटी पे टोटल शेयर्स कितने होंगे भाई, एक तो एक्वायरर के प्लस अपन क्या करेंगे, कुछ इशू करेंगे, तो एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी थी। ठीक है, डन है। तो ये हो गया आपका फोर्थ का भी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ का भी। आ जाओ, देखो फिफ्थ का भी क्या करें समझना। ये लोगों ने कहा कि भाई एक कंपनी है जियो लिमिटेड, क्या है, एक कंपनी है जियो लिमिटेड इज अ स्मॉल टू मीडियम साइज प्राइवेटली हेल्ड कंपनी स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सीकिंग एडिशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा, आपने को कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि द कंपनी हैज अचीव्ड इट्स ब्रेक इवन पॉइंट दिस ईयर। कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने करंट ईयर में अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया है। कंपनी का एबिटा कितना है, कंपनी का एबिटा 1110 लाख है। इसके अंदर क्या हो रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन इंक्लूड हो रखा है 16 लाख का। तो नॉर्मल एबिटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई 110 में से अपन 16 को लेस कर देंगे। भाई 16 का क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है जो बेसिकली हर साल नहीं होगा। अच्छा, फिर लोगों ने एक और चीज कही कि भाई 30 लाख के क्या है, 30 लाख के कुछ एडजस्टमेंट है जो अभी तक आपने कर नहीं रखे, तो अपन इसको भी क्या करेंगे, इसको भी जो है बेसिकली अपन लेस कर देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंपनी का, आपको जो है कंपनी का बेसिकली नॉर्मल एबिटा मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 56 लाख आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे लोगों ने कहा कि कंपनी का अनलिवर्ड बीटा है 1.5। अच्छा, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 30:70 है। अच्छा, आरएफएस 6%, आरएफएस 6%, आरएम कितना है, 12% है। फिर लोगों ने कहा कि भाई इक्विटी वैल्यू इज टू बी टेकन एट अ मल्टीपल ऑफ 8 ऑन एबिटा। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई जो भी आपका एबिटा निकल के आया उसका अगर आप क्या करते हो, 8 टाइम्स करते हो, तो आपको कंपनी का क्या मिल जाएगा, इक्विटी का वैल्यू मिल जाएगा। आगे देखो, आगे इसने कहा कि प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ दैट 12.45% है। अच्छा, और इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपका टैक्स रेट है वो अज्यूम करो 30% है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई कंपनी के जो है फ्री कैश फ्लो नेक्स्ट 3 ईयर के अपने को बता रखे हैं 1, 2, 3। अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि भाई फ्यूचर कैश फ्लो उसको अपन क्या करेंगे, डब्ल्यूसीसी से क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। अच्छा, 15% और 14% की अपने को डिस्काउंट रेट दे रखी है। इन लोगों ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल वैल्यू, मतलब कंपनी की आपको वैल्यू निकालनी है। आ जाओ देखो, कंपनी की अपन क्या करेंगे, कंपनी की जो है अपन वैल्यू निकालेंगे। कंपनी की अपने को क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, मुझे ये पता है कि भाई अगले 3 साल में कितने कितने कैश फ्लोज होने वाले हैं, मुझे पता है। मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, मतलब डिस्काउंटिंग रेट चाहिए, मतलब डब्ल्यूएसीसी चाहिए। डब्ल्यूएसीसी के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए केई और केडी। अगर क्वेश्चन में देखो तो आपको केडी तो दे रखा है, क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो आपको केडी तो बता रखा है, लेकिन अपने को केई निकालना पड़ेगा। केई का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। तो आरएफ दे रखा है, ठीक है ना, और आरएम दे रखा है, तो बेसिकली अपने को बीटा चाहिए रहेगा। अपने को क्या चाहिए रहेगा, बीटा चाहिए रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अनलिवर्ड बीटा दे रखा है क्वेश्चन में देखें तो अपने को अनलिवर्ड बीटा दे रखा है। अपना जो कंपनी है वो तो क्या है, लीवर्ड है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डेट है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस अनलिवर्ड बीटा को जो है लीवर्ड बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, मैंने आपको फॉर्मूला करा रखा है, मैंने जो है आपको फॉर्मूला देखो ये करा रखा, ये रहा जो है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि भाई, फॉर्मूला होता है आपका कि भाई लीवर्ड बीटा निकालो तो फॉर्मूला क्या होता है, लीवर्ड बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है अनलिवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस टी 1 माइनस टी, ठीक है ना, अपॉन ई। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपनी का लीवर्ड बीटा मिलेगा। आ जाओ देखो, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई कंपनी का अनलिवर्ड बीटा कितना है, 1.5 है। तो कंपनी का जो है अनलिवर्ड बीटा कितना है, 1.5 है। तो 1.5 में मैं क्या करूंगा, 1.5 में जो है आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये रहा 1 प्लस डी कितना है, डी का मतलब है डेट इक्विटी रेशियो। तो डी डिवाइड बाय क्या करा मैंने, डी डिवाइड बाय करा मैंने इक्विटी, और डी में क्या करा 1 माइनस टैक्स रेट करा। टैक्स रेट कितना दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है 30%। तो इधर क्या करा मैंने 1 माइनस 0.3 करा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, तो क्या मिलेगा, कंपनी का लीवर्ड बीटा मिलेगा। देखो ये रहा, अपन ने क्या करा, इसको सोल्व करा, ये रहा अपन ने इसको सोल्व करा, तो कंपनी का जो है लीवर्ड बीटा कितना निकल के आया, लीवर्ड बीटा निकल के आया 1.95। लीवर्ड बीटा कितना निकल के आया, 1.95 निकल के आ गया। अब देखो आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ है, तो आपको के मिल गया, के है 17.7। अच्छा, केडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, केडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 12.45 है। केडी आपको क्वेश्चन में बता रखा है 12.55, लेकिन क्या है, प्री टैक्स है। केडी का मतलब क्या होता है, पोस्ट टैक्स। तो आ जाओ देखो भाई आपका केई कितना है, केई है ये रहा, केई है आपका 17.7। केडी क्या होता है, केडी होता है बेसिकली आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ दैट। तो 12.45 माइनस 30%। अच्छा, अपन क्या करेंगे, इंटू वेट कर लेंगे। तो आपका जो है डेट का वेट है 30% और इक्विटी का वेट है कितना, 70%। तो आपका डब्ल्यूएसीसी कितना आ गया, आपका डब्ल्यूएसीसी निकल के आ गया 15%। तो जो भी आपके कैश फ्लोज थे, जो भी आपके क्या थे कैश फ्लोज थे, उसको मैंने क्या करा 15% से डिस्काउंट करा। तो बेसिकली आपका जो है वैल्यू फॉर्म कितना निकल के आ गया, 426.46 निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, 426.46 निकल के आ गया। अच्छा, अपन ने एबिटा निकाला था, अपन ने एडजस्टेड एबिटा निकाला था, कितना आया था, 56 लाख आया था, ठीक है ना, अपन ने निकाला था ना, देखो ये रहा 56 लाख अपन ने एडजस्टेड एबिटा निकाला था, कहाँ गया ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो आपका इक्विटी वैल्यू है, जो आपका क्या है इक्विटी वैल्यू है, वो एबिटा का 8 टाइम्स है। तो मुझे बताओ एबिटा है 56, तो 56 इंटू 8 करोगे, 56 इंटू अगर आप 8 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 448 लाख मिलेगा। ये क्या आ गया, आपका इक्विटी वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इक्विटी वैल्यू निकाल दिया और अपन ने क्या करा, जो आपका कंपनी है पूरा का पूरा जो फर्म है उसका वैल्यू निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अपने सारे के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। हाँ जी, तो देखो अब अपन नवंबर 24 मेन एग्जाम का जो पेपर था
जो कि बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स इन हिस्ट्री ऑफ आईसीआई था, तो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिवर्स कैलकुलेशन में बेस्ड हैं, जो आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है। तो देखो मैंने मार्क कर लिए हैं। अपने को टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? टोटल अपने को जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो इन 8 क्वेश्चंस के अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन है बहुत आसान है, ठीक है। ये जो 8 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन पे बेस्ड है। देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 के ए पे आते हैं। आ जाओ, देखो अपन को जो है 1 का ए चालू करना है। चलो उल्टा चालू करते हैं इस बार जो है अपन 6 के ए से चालू करते हैं। देखो सबसे पहले अपन जो है 6 का ए पढ़ते हैं। 6 का ए क्या कर रहा है समझना। इन लोगों ने कहा कि भाई अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज 3 म्यूचुअल फंड्स इन हिज पोर्टफोलियो। 3 म्यूचुअल फंड है, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड और रेगुलर फंड। अपने को तीनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न बता रखा है, शार्प रेशियो दे रखा है, टार्नर रेशियो दे रखा है। फिर अपने को जो है मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई ये जो मार्केट है उसका वेरिएंस कितना है, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि भाई आरएफ कितना है, आरएफ 9% पर एनम है। देखो ये रहा आरएफ 9% पर एनम है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने को वेरिएंस निकालना है, ठीक है। सारे तीनों फंड का वेरिएंस निकालना है। फिर लोगों ने कहा तीनों फंड का अपने को क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है। अब मेरी बात सुनो, साप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? साप रेशियो का फॉर्मूला होता है ईआर माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। चलो मुझे बताओ ग्रोथ फंड का साप रेशियो कितना है? -0.15। आ जाओ देखो ये रहा। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, ग्रोथ फंड की। तो ग्रोथ फंड का साप रेशियो कितना है? -0.15। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? ईआर माइनस आरएफ। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न है 7.5 और आरएफ कितना है 9 है। तो देखो ये रहा 7.5 माइनस 9, 7.5 माइनस 9 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ग्रोथ फंड का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अब तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई आप क्या करो, आप जो है तीनों फंड का विन्यास निकालो। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का मैंने क्या करा, स्क्वायर कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया? ग्रोथ फंड का विन्यास मिल गया। कितना आ गया? 100 आ गया। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, तीनों फंड का, इसी तरह से जो है अपन तीनों फंड का क्या करेंगे, तीनों फंड का विन्यास निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो, अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भाई आप क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर। अपने को क्या करना है? आर स्क्वायर निकालना है। आ जाओ देखो अपने को टार्नर रेशियो दे रखा है। तो टार्नर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ईआर माइनस आरएफ, ठीक है ना। ईआर माइनस आरएफ डिवाइड बाय बीटा। चलो मुझे बताओ ग्रोथ फंड का टार्नर रेशियो कितना है? -2। देखो ये रहा भाई ग्रोथ फंड का टार्नर रेशियो कितना है? -2। ईआर माइनस आरएफ डिवाइड बाय बीटा करा तो मुझे क्या मिला? ग्रोथ फंड का बीटा मिला। क्या मिला? ग्रोथ फंड का बीटा मिला। अब सुनो, बीटा का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट। आ जाओ देखो भाई अपन ने ग्रोथ फंड का बीटा कितना निकाला? ग्रोथ फंड का बीटा निकाला अपन ने 0.75। ग्रोथ फंड का बीटा निकाला 0.75। आर अपने को चाहिए, आर अपने को क्या चाहिए? अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अपना ग्रोथ फंड। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रोथ फंड अपन निकाला था ना ऊपर, देखो ये रहा 10, ये रहा 10। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने जो है बेसिकली आर को मल्टीप्लाई करके से, ये आर को मल्टीप्लाई कर 10 से डिवाइड बाय क्या करा मैंने? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट करा। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट दे रखा है। देखो ये रहा 50.41 का अंडर रूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिला? तो आपको मिला कि भाई ग्रोथ फंड का जो है आर कितना है? 0.53 है। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आर स्क्वायर। तो देखो 0.53 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया? 0.28 आ गया। अच्छा, इसी तरह से तीनों फंड का अपन क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या होता है? खत्म होता है। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 का ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 5th के ए पे आ जाओ। 5th के ए पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है भाई, पीक्यूआर लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट इन यूएस व्हिच इन्वॉल्व एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 124.5 करोड़। तो अपन एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 124.5 करोड़ होगा। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है। आज के दिन पे अपने को एक्सचेंज रेट दे रखी कितनी? $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज। अच्छा, आपको आरएफ बता रखा है यूएस का इतना है और इंडिया में इतना है। अच्छा, अपने को बता रखा है कि कैश फ्लोज इन यूएसडी फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से अपने को डॉलर में अगले 5 साल में कितने कैश फ्लोज होंगे वो अपने को बता रखा है। तो ये कैश फ्लोज क्या दे रखे हैं? कैश फ्लोज अपने को डॉलर में दे रखे हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई पीक्यूआर लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग अ नेट सरप्लस ऑफ 1858.08 लाख टू बी रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट का एनपीवी है वो कितना है? 1858.08 है। प्रोजेक्ट की कोई भी सैलवेज वैल्यू नहीं है। अच्छा, पीक्यूआर लिमिटेड वांट्स टू टेक अ फॉरवर्ड कवर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो जो भी फ्यूचर में ये क्या होने वाले हैं, यूएस डॉलर में क्या होने वाले कैश फ्लोज होने वाले हैं, इसको अपन क्या करेंगे कि फॉरवर्ड रेट से कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। अच्छा, अब फॉरवर्ड रेट अपने को क्वेश्चन में देनी रखी है, अपने को वही फॉरवर्ड रेट निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप क्या करो, तो इन लोगों ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द फॉरवर्ड रेट। ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी फॉरवर्ड रेट है, ऐसी कौन सी फॉरवर्ड रेट है, ठीक है ना, ऐसी जो है कौन सी फॉरवर्ड रेट है जिसकी वजह से आपका क्या होगा, जिसकी वजह से आपका जो नेट सरप्लस है वो इतना हो जाएगा। आ जाओ निकालते हैं। आ जाओ देखो अपन निकालते हैं। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th का ए। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th के ए पे आ जाते हैं अपन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5th का ए। तो देखो अपने को जो है बता रखा है कि भाई अगले 5 साल में अपने को जो है डॉलर में कितने कितने कैश फ्लोज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डॉलर के कैश फ्लोज हैं। अच्छा, इसको जो है मैं किसी फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा? रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने क्या करा, इन सारी जो बेसिकली क्या है डॉलर की कैश इन्फ्लोज है उनको मैंने क्या करा? फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करा। फॉरवर्ड को मैंने ले लिया एफ। तो मैंने क्या करा? 30 को जो है एफ से मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिल गया? ये कैश फ्लोज मिल गए रुपीज में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो डॉलर की कैश फ्लोज को अगर मुझे क्या करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? डॉलर की कैश फ्लोज को फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने फॉरवर्ड रेट को माना एफ। अपन ने अज्यूम करा कि फॉरवर्ड क्या है? एक्स है, एफ है, कुछ भी मान लो। तो ये क्या निकल के आ गए? कैश फ्लोज इन रुपीज निकल के आ गए।
ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके कैश फ्लोज इन रुपीज। तो देखो ये रहा, ये हो गए आपके कैश फ्लोज इन रुपीज। ठीक है, अच्छा इनिशियली आपकी जेब से कितना जा रहा है, इनिशियली आपकी जेब से जो है देखो क्वेश्चन में बता रखा है 124.5 करोड़ जा रहा है। तो कितना हो गया ये भाई 12450 लाख। ठीक है, अच्छा ये जो भी मेरी कैश फ्लोज है, ये जो भी मेरे कैश फ्लोज है, इनकी मैं पीवी करूंगा, इनकी मैं क्या करूंगा, इनकी जो है मैं पीवी करूंगा और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आनी चाहिए 1858.08। आ जाओ देखो भाई, अपन क्या करते हैं, अपन जो है एनपीवी निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो मेरे क्या है कैश फ्लोज हैं भाई, तो 08 का आउटफ्लो है और ये क्या है फ्यूचर के इनफ्लो है। तो मैंने क्या करा, इनको डिस्काउंटिंग करी। अच्छा डिस्काउंटिंग किस रेट से करनी है आपको नहीं बता रखा, तो आप कोई भी डिस्काउंटिंग रेट यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अपन ने करा 12% की डिस्काउंटिंग रेट यूज करी, तो 12% की अगर आप डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो तो देखो ये 12% के जो है आपके पी फैक्टर्स निकल के आ गए। तो जो भी मेरे कैश फ्लोज है उनको मैंने क्या करा, इस पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। तो देखो इनको आप क्या करोगे, इनको जो है पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, सबका टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये निकल आएगा 172.12f माइनस 12450। ये क्या है, ये आपकी जो है एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा ये किसके बराबर है, ये जो है 1858.08 के बराबर है। तो बेसिकली आपकी एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एफ की वैल्यू निकल के आ गई 83.13। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपकी फॉरवर्ड रेट 83.13 रहती है तो उस केस में जो आपका प्रोजेक्ट का एनपीवी वो कितना आएगा 1858.08 आएगा। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो भी फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, आपको डॉलर में कैश फ्लोज होने वाले हैं, आपने क्या करा होगा, आपने जो है किसी बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कर लिया होगा इस पर्टिकुलर रेट से। बात समझ आ गई, इजी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, अपन ने जो है 2 क्वेश्चन कर लिए, एक तो 5th का ए कर लिया और एक 6th का ए कर लिया। अब चलते हैं अपन 4th के ए बी पे। आ जाओ अपने को करना है 4th का ए बी। ये रहा 4th का ए। 4th का ए बहुत आसान है भाई, ये पन्ना जो है अगेन पूरा पूरा जो है अपने क्वेश्चन में कवर्ड है। ठीक है, तो मैं इसको जो है आपको प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ। 4th का ए कर रहे हैं अपन, तो 4th के ए पे आ जाते हैं अपन। देखो ये रहा 4th का ए, क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा कि भाई 1 जनवरी को इन्वेस्टर के पास 5 सिक्योरिटीज है, ए बी सी डी ई, सबका प्राइस बता रखा है, नंबर ऑफ शेयर बता रखा है, सबका आपको बीटा बता रखा है और आपको पोर्टफोलियो बीटा दे रखा है। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10.5% पर एनम है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या करो, बीटा बताओ सिक्योरिटी ए का बीटा बताना है। अच्छा आपको पोर्टफोलियो बीटा दे रखा है। पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालते हैं, वही पोर्टफोलियो बीटा आप निकालते हो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेटेड एवरेज बीटा। तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जब अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बीटा का वेटेड एवरेज करते हैं तो मुझे पोर्टफोलियो का बीटा मिल जाता है। आ जाओ देखो भाई, ये क्या दे रखा है आपको, ये जो है आपको 5 सिक्योरिटी दे रखी है, सबके आपको प्राइस बता रखी है, सबके आपको नंबर ऑफ शेयर बता रखे हैं। तो आपने ये निकाला कि भाई वैल्यू टर्म्स में आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है। अच्छा फिर आपने क्या करा, इनका वेट लिया, तो सिक्योरिटीज का क्या निकल के आ गया, वेट निकल के आ गया। अच्छा सारी सिक्योरिटीज का आपको बीटा दे रखा है। अच्छा मुझे क्या करना है, ए का निकालना है, मुझे क्या करना है, ए का निकालना है, तो उसको मैंने मान लिया एक्स। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं जो है बेसिकली इन सबको जो है मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 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 इन सबका टोटल लगाऊंगा तो किसके बराबर होगा, ये जो है आपका 0.859 के बराबर होगा। आ जाओ, तो मैंने क्या करा, इन सबको मल्टीप्लाई करके सबका टोटल करा, कितना आ गया, ये निकल के आ गया मेरा पोर्टफोलियो बीटा। ये क्या है, मेरा पोर्टफोलियो बीटा है। अच्छा ये किसके बराबर है, ये जो है आपका 0.859 के बराबर है। तो आपका जो है बेसिकली सिक्योरिटी ए का बीटा कितना निकल के आया, सिक्योरिटी ए का बीटा निकल के आया 0.9। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भाई थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स फॉर फरवरी 2023, करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी कितना है 6500। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालो। फॉर्मुला क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर अपन नीचे देखेंगे तो इन लोगों ने जो है ई की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको जो है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रेट यूज करनी है। तो आपका फॉर्मुला क्या बनेगा, फॉर्मुला बनेगा स्पॉट इंटू ई टू द पावर आर टी। ठीक है, आ जाओ देखो स्पॉट इंटू ई टू द पावर आर टी बनेगा। तो देखो ये रहा आपका स्पॉट कितना है, अगर अपन देखें तो आपका स्पॉट है 6500, इंटू करेंगे ई टू द पावर आर टी। ठीक है ना। अच्छा आर कितना दे रखा है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो आर दे रखा है आपको 10.5, तो 10.5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.105। कितना आ गया 0.105। अच्छा टी का मतलब क्या होता है, टाइम कितना है, तो टी का मतलब होता है कि भाई टाइम कितना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आज अपन खड़े हैं 1 जनवरी को और अपने को निकालना है फरवरी एंड का। तो बेसिकली जनवरी के 30 डेज हो जाएंगे भाई, 31 में से एक दिन तो चला गया तो बचा कितना 30 डेज। अच्छा फरवरी के कितने होंगे 28 डेज हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया 58 डेज हो गया। तो देखो ये रहा भाई अपन ने करा ई टू द पावर आर टी 58 डिवाइड बाय 365, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 0.0168। अच्छा ई टू द पावर 0.016668 की जो है आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। देखो ये रहा कितनी दे रखी है 1.01682। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने जो है 6500 को मल्टीप्लाई करा इस वैल्यू से, तो मुझे क्या मिला, मुझे जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिल गई। देखो ये रहा आपको जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिल गई। वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा कि भाई अगर मुझे कंप्लीट हेज चाहिए, देखो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको क्या चाहिए, कंप्लीट हेज चाहिए, पोर्टफोलियो को आपको क्या करना है, कंप्लीटली हेज करना है। तो बेसिकली कितने जो है आपको निफ्टी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। पढ़ो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ऑफ द निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट फुल हेज अंटिल द फरवरी फॉर हिज पोर्टफोलियो। अगर करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी 6500 है, मतलब स्पॉट आपको 6500 दे रखा है, एंड निफ्टी फ्यूचर्स है मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट ऑफ 200 लॉट्स। तो निफ्टी के फ्यूचर्स का जो लॉट है वो कितना है 200 है। अच्छा वे लोगों ने कहा कि भाई जो फ्यूचर का प्राइस है वो कितना है, फ्यूचर का प्राइस उसकी फेयर वैल्यू के बराबर है। तो फेयर वैल्यू तो अपन ने ऊपर निकाली ना, फेयर वैल्यू अभी अपन ने ऊपर निकाली थी। आ जाओ देखो, तो बेसिकली आपका फॉर्मुला क्या बनता है, अगर आपको याद हो, देखो ये रहा
भाई अगर आपको कंप्लीट हैच चाहिए तो आपका फॉर्मुला क्या बनता है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू पोर्टफोलियो बीटा डिवाइड बाय प्राइस ऑफ निफ्टी इनटू लॉट साइज, ठीक है ना, डिवाइड बाय प्राइस ऑफ निफ्टी इनटू लॉट साइज। आ जाओ देखो करते हैं अपन। तो अपने को क्वेश्चन में अगर अपन देखें, तो अपन यही फॉर्मुला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि भाई पोर्टफोलियो का वैल्यू इनटू पोर्टफोलियो बीटा डिवाइड बाय अपन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलता है भाई, लॉट साइज को मल्टीप्लाई करोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से, लॉट साइज का आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से। बात समझ आ रही है? आ जाओ देखो, तो यहाँ पे अगर अपन देखें कहाँ गया, तो अपना जो है जो अपना पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू कितना था, ये रहा आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू, ये आपका क्या है पोर्टफोलियो का वैल्यू है, और पोर्टफोलियो का बीटा कितना है 0.859 है। तो देखो ये रहा भाई पोर्टफोलियो वैल्यू, मैंने क्या करा पोर्टफोलियो की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा पोर्टफोलियो बीटा से, डिवाइड अपन क्या करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो अपने प्राइस निकाला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अपने प्राइस कितना निकाला। तो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में देखो ये क्या रखा है कि भाई अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट द फेयर वैल्यू, मतलब जो आपका फ्यूचर का प्राइस है वो उसकी फेयर वैल्यू के बराबर है, और फेयर वैल्यू अपन ऊपर निकाली थी, देखो ये रहा फेयर वैल्यू अपन ने निकाली थी ना 6609.33, देखो ये रहा मैंने डिवाइड करा 6609.33 और उसको मल्टीप्लाई करा किससे, लॉट साइज से। तो आपको क्या मिला, आपको जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले कितने निकल के आ गए, ये 11 कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आ गए। मतलब अगर आपको कंप्लीट हैच चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा 11 कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, निफ्टी के 11 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो भाई, ये वाला फॉर्मुला अगर आपको नहीं समझता है, ये वाला फॉर्मुला नहीं समझता है आपको कि भाई अपन ये वाला फॉर्मुला क्यों यूज करा, कैसे यूज करा, आप क्या कर सकते हो, मेरा जो डेरिवेटिव्स का रिवीजन वीडियो है ना वो जाके चेकआउट करना, 3 घंटे का है, उसमें बहुत अच्छी तरह मैंने लॉजिकली आपको जो है ये सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो आपको, तो क्या करना वो रिवीजन वीडियो देख लेना। अच्छा ये वाला पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा भाई व्हाट विल बी द न्यू बीटा अगर फोर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सोल्ड टू द इन्वेस्टर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो अपन ऊपर तो ये पढ़ा कि भाई अगर मुझे क्या करना है पोर्टफोलियो को कंप्लीटली हेज करना है, अगर पोर्टफोलियो को कंप्लीटली हेज करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे 11 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना पड़ेगा। अच्छा अब नीचे ये कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं, तो नीचे कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं सिर्फ चार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई सेल करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सीधी सी बात है आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली हेज नहीं होगा, मतलब क्या होगा पार्शियली हेज होगा। तो जब भी आपका पोर्टफोलियो क्या होता है पार्शियली हेज होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो ये रहा आपको को ये वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ता है। तो क्या रखा है, व्हेन परफेक्ट हेज इज नॉट रिक्वायर्ड देन अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा डिवाइड बाय फ्यूचर का प्राइस इनटू लॉट साइज, ठीक है। आ जाओ देखो, तो यहाँ पे भी अपन को वही फॉर्मुला यूज करना है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई देखो फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उस केस में रिक्वायर्ड बीटा कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो ये रहा भाई अपन ने वही फॉर्मुला यूज करा, भाई ये वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है, ठीक है ना, इनटू मैंने करा पोर्टफोलियो का बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा डिवाइड बाय फ्यूचर का प्राइस इनटू लॉट साइज कितना आ जाए, इक्वल्स टू 4 आ जाए। तो मेरे को जो है पता चल जाएगा कि भाई पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड बीटा कितना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.18। तो सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने कहां पे कवर कर रखा है, अपने क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखा है, बस इसमें क्या था थोड़ा सा आपसे रिवर्स चीजें पूछ रहा था, ठीक है ना, इससे क्या कर रहा था रिवर्स चीजें पूछ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अपन, ऑल राइट आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये चारों पॉइंट हो गए, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन आपका जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया, इजी है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर डेरिवेटिव्स के किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, अगर आपको क्या हो दिक्कत हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली मेरा रिवीजन वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, सुनो ये भाई प्राइस ऑफ निफ्टी है, भाई इधर ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये प्राइस ऑफ निफ्टी दे रखा है और आपने जो है अपने क्वेश्चन में तो फ्यूचर का प्राइस क्या कर रखा है, फ्यूचर का प्राइस जो है बेसिकली यूज कर रखा है। तो ये प्राइस ऑफ निफ्टी का मतलब है कि भाई जो आपका निफ्टी फ्यूचर है उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोर्थ का, ये आगे बढ़े फोर्थ के बी पे आते, देखो फोर्थ का बी भी बहुत आसान है भाई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये लोगों ने कहा कि भाई ईवीए आपको जो है ईवीए दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, आपको जो है पैट निकालना है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस बता रखा है, डेट बता रखा है, आपका इन्वेस्टेड कैपिटल बता रखा है 250, मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो गया 250 हो गया। फिर अपने को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रखी है कि भाई कंपनी का बीटा इतना है, आरएफ इतना है, रिस्क प्रीमियम कितना है 10 है। अच्छा ईवीए अपने को क्वेश्चन में दे ही रखा है, टैक्स रेट अपने को बता रखा है 30%। अपने को क्या करना है भाई ईवीए से पैट निकालना है। सुनो मेरी बात भाई, ईवीए का फॉर्मुला क्या होता है अगर आपको पता हो तो, ईवीए का फॉर्मुला होता है देखो ये रहा, नो पैट माइनस चार्ज ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, यही होता है राइट। अच्छा नो पैट का मतलब क्या होता है, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट, चार्ज ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है, अपन करते हैं भाई इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू डब्ल्यूएसीसी। आ जाओ देखो आपने को ईवीए कितना दे रखा है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्वेश्चन में आपको जो है ईवीए कितना बता रखा है, ईवीए बता रखा है 31,30,000। तो इधर मैंने लिखा 31,10,000 है राइट, 31,10,000 है। अच्छा ईबीआईटी अपने को क्वेश्चन में नहीं रखा, टैक्स रेट अपने को दे रखा है। अच्छा इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखा है कि बिल्कुल दे रखा है 250 लाख, डब्ल्यूएसीसी दे रखा है कि अपन निकाल लेंगे। अच्छा सबसे पहले अपन निकालते हैं के कैसे निकालेंगे, के निकालेंगे अपन आरएफ प्लस बीटा आरएफ माइनस आरएफ, तो कितना आ गया 17% आ गया। क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन रखी है भाई, आरएफ दे रखा है, बीटा दे रखा है और आपको रिस्क भी बता रखा है, तो ये क्या आ गया के ही आ गया। अच्छा केडी अपन निकालेंगे, क्वेश्चन में आपको केडी कितना दे रखा है,
भाई केडी बता रखा है 10%, तो केडी का मतलब क्या होता है पोस्ट टैक्स, तो अपन क्या करेंगे 10 माइनस 30% करेंगे, कितना आ गया 7% आ गया। अब अपन डब्ल्यूएसी से निकालेंगे। भाई देखो ये रहा भाई 7% इंटू 80 डिवाइड बाई 250 प्लस 17% इंटू 170 डिवाइड बाई 250, तो अपन ने क्या करा, अपन ने करा भाई के इंटू वेट ऑफ इक्विटी, के इंटू वेट ऑफ इक्विटी, और इक्विटी का वेट कैसे निकालोगे भाई सीधी सी बात है 170 डिवाइड बाई 250 करोगे तो आपको इक्विटी का वेट मिल जाएगा। तो आपका डब्ल्यूएसी से कितना आ गया, डब्ल्यूएसी से आ गया 13.8%। अब सुनो मेरी बात भाई अपने को इन्वेस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 250 लाख, माइनस मैंने इंटू करा मैंने डब्ल्यूएसी से, डब्ल्यूएसी कितना आया 13.8% आया, 13.8% आ गया, ठीक है ना। अच्छा ईबीआईटी, ईबीआईटी ठीक है ना, 1 माइनस टैक्स रेट, तो बेसिकली सीधी सी बात है अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट की, कितना निकल के आया देखो ये रहा, ये आपका निकल के आया 65 लाख, 60,000। अच्छा ये क्या है, ये क्या है आपका ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट है। आ जाओ देखो ईबीआईटी में से आपने क्या करा होगा, ईबीआईटी में से आपने 30% टैक्स को लेस करा होगा तो आपको क्या मिला होगा 65,60,000, ठीक है। ये अपन ने क्या निकाला ईबीआईटी माइनस टैक्स रेट निकाला, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स करा तो कितना निकल के आया 65,60,000। तो क्या मैं ईबीआईटी निकाल सकता हूँ, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका ईबीआईटी आपका निकल के आ जाएगा 9371,429, वेरी इजी। ये क्या निकल के आ गया आपका ईबीआईटी निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो आपको क्या मिलेगा ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि भाई ईबीआईटी में से जब आपने क्या करा होगा 30% टैक्स लेस करा होगा तो आपको क्या मिला होगा 65,60,000 मिला होगा। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली इसको कन्वर्ट करा ईबीआईटी में, कितना आ गया ये 93,71,429। अच्छा ये क्या है मेरा, ये मेरा ईबीआईटी है। अब मुझे चाहिए पैट, तो ईबीआईटी में से अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट को लेस करेंगे, आपको पीबीटी मिलेगा, उसमें से टैक्स को लेस करोगे आपको पैट मिल जाएगा, बस हो गया। भाई इंटरेस्ट कैसे निकाला, क्वेश्चन में दे रखा है भाई डेट है 80 लाख का, तो 80 लाख का 10% कितना हो गया 8 लाख हो गया, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना फोर्थ का बी, ये हो गया अपना फोर्थ का बी। तो देखो फोर्थ का ए और बी भी बाहर निकल लिया, फोर्थ का ए और बी भी अपना डन है। अब चलते हैं अपन फर्स्ट से चालू करते हैं। आ जाओ देखो 1 का ए और बी करते हैं। अपन करते हैं 1 का ए और बी। देखो क्या बोल रही है कि भाई अपने को 3 सिक्योरिटी दे रखी है, ए बी सी तीनों का अपने को रिटर्न बता रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों का बता रखा है और कोरिलेशन बता रखा है तीनों का विद मार्केट। अच्छा मार्केट रिस्क आपको बता रखा है 1.2, मतलब मार्केट का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.2 है। आपको जो है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है, आरएम बता रखा है 14% और आरएफ बता रखा है 9%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडवाइस विच ऑफ द अबव स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड एंड करेक्टली वैल्यूड। तो देखो सीधी सी बात है, तीनों सिक्योरिटी का अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रखा है, अपन निकालेंगे कि तीनों सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, मतलब अपन करेंगे आरएफ प्लस बीटा, आरएम माइनस आरएफ। अच्छा इसके लिए मुझे क्या चाहिए, तीनों सिक्योरिटी का बीटा चाहिए। बीटा कैसे निकालोगे, देखो ये रहा, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी, बीटा का फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अच्छा सबसे पहले अपन सिक्योरिटी ए का, सबसे पहले अपन सिक्योरिटी ए का बीटा निकालते हैं। सिक्योरिटी ए का आर कितना दे रखा है, देखो ये रहा क्वेश्चन बता रखा है आर कितना है 0.840, देखो ये रहा 0.840 इंटू अपन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी कितना है देखो ये रहा 2.5, तो 2.5 डिवाइड बाय 1.2, देखो ये रहा 2.5 डिवाइड बाय 1.2 करा कितना आ गया 1.75 आ गया। इसी तरह से आप क्या करोगे तीनों सिक्योरिटी का बीटा निकालोगे। अब तीनों सिक्योरिटी का अपन क्या करेंगे रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे एज पर सीएपीएम। अच्छा सबसे पहले अपन स्टॉक ए की बात करते हैं, तो स्टॉक ए का क्या होगा आरएफ, आरएफ कितना है 9% है, देखो ये रहा आरएफ कितना है 9% है, आरएफ प्लस बीटा और आरएम कितना है 14% है, तो देखो ये रहा आरएफ प्लस बीटा भी अपन ने निकाला, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ तो कितना आ गया 17.75% आ गया। तो सुनो मेरी बात, इसी तरह से अपन ने क्या करा तीनों सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रिटर्न निकाला, तो तीनों सिक्योरिटी का आपको क्या मिला रिक्वायर्ड रिटर्न मिला। अच्छा तीनों सिक्योरिटी का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है। अब सुनो मेरी बात, भाई ए से हमें चाहिए 17.75, मिल कितना रहा है, मिल रहा है 19, तो क्या है ये अंडर वैल्यूड है। अच्छा बी से चाहिए कितना 13.5, मिल रहा कितना है 13.5, ये क्या है करेक्टली वैल्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। सी की बात करें तो चाहिए 12 और लेकिन मिल रहा कितना है 11, ये क्या है ओवर वैल्यूड है। बात समझ में आ गई, इजी है। तो ये हो गया 1 का ए। अब चलते हैं अपन किस पे आगे। अच्छा इन लोगों ने कहा व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी, तो देखो सीधी सी बात ये है कि जो भी आपका क्या है, जो भी आपका अंडर वैल्यूड है उसको तो अपन क्या करेंगे बाय कर लेंगे, जो भी आपका करेक्टली वैल्यूड है उसको होल्ड कर लो और जो भी आपका ओवर वैल्यूड है उसको क्या करो सेल कर दो, इजी। अच्छा फर्स्ट के बी पे आ जाओ, फर्स्ट का बी है नहीं, ये सेकंड का ए, फर्स्ट का ए हो गया ना, फर्स्ट का ए हो गया, सेकंड के ए पे आते हैं। आ जाओ देखो सेकंड का ए भी इजी है। देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने कहा देखो मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 1 लाख एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10 per unit in a dividend reinvestment plan in the mutual fund during the initial public offer on 1 जुलाई 2022। तो 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को मिस्टर एक्स ने क्या करा है टोटल 1 लाख रुपीज का क्या करा है इन्वेस्टमेंट करा है। अच्छा कितने की फेस वैल्यू पे करा है, देखो ये रहा एट फेस वैल्यू ऑफ 10, मतलब बेसिकली इसने क्या करा होगा इनिशियली 10,000 यूनिट्स परचेज करे होंगे। तो 1 जुलाई को जो मिस्टर एक्स है उसने क्या करा है 1 लाख की जो है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को परचेज करा है। अच्छा मेरी बात सुनो आगे क्या कह रहा है
कि 31 मार्च को क्या होता है, 31 मार्च 23 को क्या होता है, ऑन 31 मार्च 23 द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10%। तो म्यूचुअल फंड ने क्या करा, 10% डिविडेंड डिक्लेयर करा। तो मुझे बताओ भाई 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई 31 ऑफ मार्च 2023 को क्या हुआ होगा, 10,000 का जो है डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा। ये क्या है, ये आपका जो है डिविडेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई एट दैट टाइम मिस्टर एक्स का होल्डिंग पीरियड कितना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, 115% है। इसका मतलब क्या है भाई, इनिशियली इसने बंदे ने लगाया कितना था, इनिशियली इस पर्सन ने जो है 1 लाख लगाए थे। इनिशियली इस पर्सन ने क्या करे थे, इनिशियली जो है इस पर्सन ने 1 लाख लगाए थे। इनिशियली जो है क्या करा था, इस पर्सन ने 1 लाख लगाए थे। अच्छा, और मुझे ये कह रहा है कि भाई 9 महीने बाद जाके इसको पता चलता है कि भाई इसका जो है होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, 115% है। आ जाओ देखो भाई ईयर एंड पे अपन अज्यूम करते हैं कि भाई उसका जो भी क्या है, उसका जो भी म्यूचुअल फंड है उसका टोटल वैल्यू कितना है, एक्स है। तो एक्स माइनस 1 लाख डिवाइड 1 लाख इंटू 100 का कितना निकल के आ रहा है, ये 115% निकल के आ रहा है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको जो है एक्स की वैल्यू मिलेगी। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको जो है एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये रहा आपकी जो है एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 2,15,000। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2,15,000 निकल के आ रही है। मतलब सीधी सी बात ये है कि भाई इस भाई ने क्या करा था, इस भाई ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे थे 1 जुलाई 2022 को। अच्छा मेरी बात सुनो, 31 मार्च 23 को क्या हुआ होगा, इसको जो है 10,000 का डिविडेंड मिला होगा। अच्छा, तो 10,000 का इसको डिविडेंड मिला, तो 10,000 का क्या मिला, उसको डिविडेंड मिला, ठीक है ना। वो डिविडेंड क्या हो गया, री इन्वेस्ट हो गया। मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड ने क्या करा होगा, इस डिविडेंड के बदले में, इस डिविडेंड के बदले में 10,000 रुपीज के क्या करे होंगे, इसको यूनिट अलॉट कर दिए होंगे। अच्छा, और मुझे एक और चीज पता चली कि भाई 31 मार्च 23 पे, 31 मार्च 23 पे जो आपका ये भाई है, इसकी जो है टोटल जो भी इसके पास यूनिट्स है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 2,15,000 है। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया ना कि भाई ईयर एंड पे जो भी इस बाइक के पास टोटल यूनिट्स है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2,15,000 रही है। अच्छा, आप सुनो मेरी बात, 2,15,000 अपन ने कैसे निकाला होगा भाई, सीधी सी बात है, इसके पास 10,000 यूनिट्स पहले से थे, इसको जो है कुछ एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स और अलॉट करे गए होंगे। इसको जब अपन ने मल्टीप्लाई करा होगा एनएबी एज ऑन 31 मार्च 23 से, तो अपने को क्या मिल गया होगा, अपने को मिल गया होगा 2,15,000 रुपए। बात समझ आई। आप सुनो मेरी बात भाई इसके बाद जो है क्या थे, इसके बाद जो है 10,000 यूनिट्स पहले से थे, इसको एडिशनल यूनिट्स कितने मिले होंगे भाई, सीधी सी बात है, जो भी डिविडेंड है, जो भी इसका क्या है डिविडेंड है, वो जब अपन ने क्या करा होगा, ईयर एंड के एनएवी से डिवाइड करा होगा, तो अपने को क्या पता चल गया कि भाई इसको जो है एडिशनल यूनिट्स कितने मिलने हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ये रहा, आपको जो है वैल्यू मिलेगा 20.5 का। तो मुझे ये पता चला कि भाई एनएवी कितनी निकल के आ रही है, 20.5 निकल के आ रही है। सॉल्व करके देख लो। तो अगर अपन सॉल्व करके देखें तो 10,000 डिवाइड बाय 20.5, ठीक है ना, प्लस करा मैंने 10,000 इंटू करा मैंने 20.5, कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका, देखो ये निकल के आ गया 2,15,000। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ने मुझसे सबसे पहले तो ये पूछा कि भाई आप क्या करो, ईयर एंड के एनएवी निकालो, मैंने निकाल के बता दिया। वापस समझ लेना भाई, स्टार्टिंग में जो है इसने 1 लाख लगाए थे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 महीने बाद इसको पता चला कि इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, 1,15,000 है। तो मैंने ये निकाला कि भाई ईयर एंड पे इसका जो है टोटल यूनिट्स का वैल्यू कितना है, मैंने निकाला 2,15,000। इस फॉर्मूले से मुझे पता चला कि भाई ईयर एंड पे इसका जो भी टोटल यूनिट्स है उसका वैल्यू कितना है, 2,15,000 है। फिर मैंने ये देखा कि भाई 2,15,000 कैसे आया होगा, भाई सीधी सी बात है, 10,000 यूनिट्स इसके पास पहले से थे, इसको कुछ एडिशनल यूनिट्स मिली होगी। जब इसने क्या करा होगा, इन सारी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा होगा एनएवी एज ऑन 31 मार्च 23 से, तो क्या मिला होगा, 2,15,000। अच्छा, अब कितने यूनिट्स इसको मिले होंगे वो कैसे निकालेंगे भाई, कितना डिविडेंड था डिवाइड बाय उस दिन पे एनएवी क्या थी। इसको अगर आपने सॉल्व करा तो आपको मिल गई एनएवी। वेरी इजी, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब उनको आगे क्या करना है, अब जो है अपने को बेसिकली अगले साल की एनएवी निकालनी है। देखो क्या रखा है, इधर की तो एनएवी निकल गई, अब अपन 31 मार्च 24 की एनएवी निकालेंगे। अब देखो इन लोगों ने कहा अगले साल क्या होता है, देखो ये रहा भाई, ऑन 31 मार्च 24 द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%। अब मेरी बात सुनो भाई, इसके पास पहले 10,000 यूनिट्स थी, इसका जो है पहले 10,000 यूनिट्स थी। चलो मुझे बताओ ईयर एंड पे इसको और कितनी यूनिट्स मिली होगी भाई, 10,000 डिवाइड बाय 20.5, देखो ये रहा भाई, 10,000 डिवाइड बाय 20.5 करा कितना आ गया, ये आ गया 487.8। इसका मतलब सीधी सी बात ये है, इसका मतलब सीधी सी बात ये कि भाई 31 मार्च 23 पे इसके पास टोटल यूनिट्स कितनी है, टोटल यूनिट्स है 10,487.8। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेसिकली 31 मार्च 23 पे इसके पास जो है टोटल यूनिट्स कितनी है, टोटल यूनिट्स है 10,487.8। अब ये लोग कहना चाह रहे हैं कि अगले साल, मतलब 31 मार्च 24 को क्या होता है, 31 मार्च 24 को यहाँ पे इन लोगों ने कहा 20% का और डिविडेंड डिक्लेयर होता है। चलो मुझे बताओ कितना डिविडेंड मिलेगा भाई, 10,487 का इंटू 10 का मैंने 20% कहा, तो मुझे क्या मिला, ये डिविडेंड मिला। तो अगले साल जो है आपको इतने रुपए का क्या मिला होगा, डिविडेंड मिला होगा, इतने रुपए का क्या मिला होगा, डिविडेंड मिला होगा। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन एक और चीज कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक और चीज कह रहा है कि भाई मिस्टर एक्स redeemed all his investment and calculated his holding period return to be 193.134%। अब ये लोग क्या कहना चाह रहा है, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो इस भाई ने क्या करा था, इस भाई ने इनिशियली 1 लाख लगाया था, इस भाई ने इनिशियली क्या करा था, 1 लाख लगाया था। अच्छा, 31 मार्च 24 को इसका जो भी टोटल यूनिट्स है उसके वैल्यू अपन अज्यूम कर लेते कितनी है, एक्स है। अच्छा, तो एक्स माइनस 1 लाख, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 लाख
डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 करा, तो ये क्या मिला मुझे, ये मुझे जो है बेसिकली होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिला। क्या मिला, होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिला। अच्छा मुझे बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 193.134, तो इधर का मैंने 193.134, 193.134, तो लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई इनिशियली इसने लगाया था 1 लाख, 31 मार्च 24 पे अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इसका जो भी टोटल यूनिट्स है उसकी वैल्यू कितनी है, अपन ले लेते हैं एक्स, तो ये तो क्या उसका फायदा, डिवाइड करा मैंने 1 लाख इंटू 100 करा, तो मुझे क्या मिला 193.134% मिला। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है ये पता चलेगा कि भाई 31 मार्च 24 को इसका जो भी टोटल यूनिट्स है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 293.134, कितनी आ रही है 293.134। अब देखो 293.134 क्या निकल के आ रहा है, 31 मार्च 24 को ये पता चल रहा है कि भाई इसका जो भी टोटल यूनिट्स है उसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा इसको अपन ने कैसे निकाला होगा भाई, सीधी सी बात है, 31 मार्च 23 को उसके पास क्या थी 10487.8 यूनिट्स थी, 10487.8 यूनिट्स थी, प्लस इसको कुछ एडिशनल यूनिट्स अलॉट करी गई होगी, अलॉट करी गई होगी, इसको अपने मल्टीप्लाई करा होगा एनएवी एज ऑन 31 मार्च 24 से, तो अपने को क्या मिल गया होगा 293134। अच्छा अपने को जो है कितनी यूनिट्स अलॉट करी गई होगी, कितनी यूनिट जो है अपने को अलॉट करी होगी, तो सीधी सी बात है जो डिविडेंड है आपका, डिविडेंड कितना है, देखो ये रहा आपका डिविडेंड कितना निकल के आ रहा है 20975.6, 20975.6 डिवाइड करा अपन ने एनएवी, तो ये मुझे पता चला कि भाई मुझे एडिशनल यूनिट्स कितनी अलॉट करी गई है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको एनएवी कितनी मिलेगी, आपको जो है एनएवी मिलेगी, देखो ये रहा, इसको जो है आपको एनएवी मिलेगी 25.95, एनएवी कितनी आएगी, एनएवी निकल के आएगी आपकी 25.95। अच्छा वेरीफाई कर देते हैं अपन, चेक कर लेते हैं भाई 20975.6 डिवाइड करा मैंने 25.95, ठीक है ना, प्लस करा मैंने 10487.8 और मल्टीप्लाई करा मैंने किससे 25.95 से, कितना निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है 2931.34। तो सुनो मेरी बात, जिस तरह से अपन ने ऊपर वाला कैलकुलेशन करा, जिस तरह से अपन ने 31 मार्च 23 की एनएवी निकाली, सेम तरीके से अपन ने क्या करा है 31 मार्च 24 की एनएवी निकाली है, ठीक है। वापस मैं रिवाइज करा देता हूं कि भाई 31 मार्च 24 की एनएवी कैसे निकली। भाई क्वेश्चन ने जो है बेसिकली ये कहा कि भाई 31 मार्च 24 को जो है अपन को ये पता चल रहा है कि जो आपका मिस्टर एक्स का उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 193.134। अच्छा होल्डिंग पीरियड रिटर्न बता रहा है, मतलब जितने समय भी उसने होल्ड कर रखा था उसका जो है रिटर्न कितना आ रहा है 193.134 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई इसने इनिशियली लगाया था 1 लाख, कब इसने जो है 1 जुलाई 22 को लगाया था 1 लाख, और 31 मार्च 24 को इसकी जो है टोटल यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स आ रही है, अपन अज्यूम करा। तो 1 जुलाई 22 से लेकर 31 मार्च 24 तक इसको कितना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 करा तो कितना निकल के आ रहा है 193.134% निकल के आ रहा है। तो मुझे पता चला कि भाई 31 मार्च 24 को इसका जो भी टोटल यूनिट्स है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, उसकी वैल्यू निकल के आई, देखो ये रहा, उसकी वैल्यू निकल के आई इतनी। अच्छा वैल्यू कैसे निकली होगी भाई, सीधी सी बात है 31 मार्च 23 पे इसके पास इतनी यूनिट्स थी, तो कुछ एडिशनल यूनिट्स मिली होगी, इन सबको अपन ने मल्टीप्लाई करा एनएवी एज ऑन 31 मार्च 24 से, तब आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। अगर आपने इसको सॉल्व करा तो आपको क्या मिल जाता है, आपको जो है एनएवी मिल जाती है, आपको एनएवी मिल जाती है 25.95 की। चलो मुझे बताओ 31 मार्च 24 पे अभी इसके पास टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, भाई इतनी यूनिट्स तो इसके पास पहले से थी, 31 मार्च 23 पे इतनी यूनिट्स इसके पास थी, और इसको कितनी मिली होगी भाई, और इसको इतनी मिली है, देखो ये रहा भाई 20975.6 डिवाइड बाय 25.95 कितना आ गया 808.31 आ गया। तो 31 मार्च 23 पे इसके पास इतनी यूनिट्स थी, फिर इसको जो है एडिशनल यूनिट्स इतनी मिली, तो इसका टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, इसका टोटल यूनिट्स हो गई इतनी, बस खत्म है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ये क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे जो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको जो है 2 बार रिवाइज भी करा दिया। तो 2 का ए हो गया, आप 2 के बी पे आते, देखो 2 का बी क्या कह रहा है समझना, तो अपना जो है 2 का ए हो गया, अब 2 का बी और 3 का ए करना है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, फिर अपना ये जो नवंबर 24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से खत्म हो जाएंगे। आ जाओ देखो इन लोगों ने कहा, अपन कर रहे हैं 2 का बी, ये लोग कह रहे हैं कि भाई एक कंपनी है वो क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है सेल्स ऑफ 100 लाख इन द 1 ईयर, तो पहले साल में जो है सेल्स कितनी हुई, पहले साल में सेल्स होगी 100 लाख की। फिर देखो इन लोगों ने कहा द सेम विल इंक्रीज बाय 20 लाख पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो अगले 4 साल में जो सेल्स है 20-20 लाख से बढ़ जाएगी, तो 120, 140, 160 एंड 180, तो अपन ने 5 साल की सेल्स निकाल दी। आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स द प्रोजेक्ट वुड बी वुंड अप, 5 साल बाद प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है। डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा 20% ऑन एसएलएम बेसिस, तो जो भी आपका प्लांट का कॉस्ट होगा उसका अपन क्या करेंगे 20% जो है हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना है 40% ऑफ सेल्स, तो देखो ये रहा भाई, ये तो सेल्स है, फिर अपन ने निकाला कि भाई एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना है 40% है, तो 100 का 40% करा कितना आ गया 40 लाख आ गया, 120 का 40% करा कितना आ गया 48 लाख आ गया। तो देखो अपन ने क्या करा, 5 साल का क्या करा, 5 साल का एक्सपेंसेस निकाला एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वेरी इजी। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई प्लांट की कोई भी सैलवेज वैल्यू नहीं है। अच्छा पीक्यू लिमिटेड प्रपोजेस टू इन्वेस्ट इन द प्लांट एन अमाउंट वेयर द एनपीवी विल बी जीरो, तो लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी कितनी है, जीरो है,
तो प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी कितनी है, 0 है। अच्छा, फिर लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई टैक्स रेट कितना है, 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई इनिशियली आपने प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया वो बताओ, इनिशियली आपने प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया वो आपको बताओ। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अपन क्या करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट प्लांट में कुछ ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं सच दैट आपकी एनपीवी कितनी आ जाए, 0 आ जाए। डिस्काउंट रेट नहीं दे रखी, अजूम कर लो आप क्या करो, 10% डिस्काउंट रेट अजूम कर लो। अच्छा, अपन क्या करते हैं, अपन जो है बेसिकली 10% की डिस्काउंट रेट को अजूम करते हुए क्या करेंगे, अपन 10% की डिस्काउंट रेट को अजूम करते हुए जो है अपन क्या करेंगे, इसका प्लांट का वैल्यू निकालेंगे। देखो ये तो 5 साल की अपन को सेल दे रखी है, 5 साल के खर्चे अपन ने निकाली दिए। देखो ये 5 साल की सेल्स है, 5 साल के खर्चे हैं। तो अपन ने क्या करा, अपन ने जो है सेल्स में से एक्सपेंसेस को लेस करा। अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है भाई, जो भी आपका प्लांट का कॉस्ट होगा उसका जो है अपन क्या करेंगे 20% करेंगे। तो अपन अज्यूम करते हैं भाई प्लांट का कॉस्ट एक्स है, तो एक्स का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2x। तो देखो ये रहा 0.2p। तो 5 साल का मैंने क्या करा, डेप्रिसिएशन लेस करा। तो देखो सेल्स में से मैंने खर्चा लेस करा, डेप्रिसिएशन लेस करा, तो पीबीटी कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया पीबीटी। ठीक है, निकल के आ गया पीबीटी, निकल के आ गया। अच्छा, इसमें से अपन क्या करेंगे 30% को टैक्स लेस करेंगे। तो इसमें से आप क्या करोगे, 30% को लेस करोगे। तो अपन ने क्या करा, देखो ये रहा टैक्स कितना निकल के आ गया, ये टैक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो पीबीटी में से मैंने क्या करा, टैक्स को लेस करा, तो आपको क्या मिल गया, आपको जो है पैट मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, पैट मिल गया। अब पैट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक करेंगे। देखो ये रहा, ये आपका पैट है, पैट में अपन ने क्या करा, डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक करा। तो ये क्या निकल के आ गया, आपके कैश इन्फ्लो निकल के आ गए। तो आपने यही तो पढ़ रखा है ना, आपने यही तो पढ़ रखा है कि भाई अपन क्या करते हैं, सेल्स में से पहले खर्चे को लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, आपको क्या मिलता है, आपको जो बेसिकली पीबीटी मिलता है। इसमें से आप टैक्स लेस करते हो, फिर आप क्या करते हो, आपको जो है पैट मिलता है, इसमें आप जो है डेप्रिसिएशन को एड बैक करते हो ताकि आपको क्या मिल जाए, कैश फ्लो मिल जाए। अच्छा, डेप्रिसिएशन को जो है अपन लेस करके ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन में जो टैक्स सेविंग है, डेप्रिसिएशन में जो टैक्स सेविंग का इफेक्ट है वो डालना पड़ता है कैश फ्लोज पे। अगर आपको नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो एडवांस कैपिटल बस्टिंग है और जो मेरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला रिवीजन वीडियो है वो जाके चेकआउट कर लो, बहुत लॉजिकली मैंने आपको समझा रखा है। तो पैट में मैंने क्या करा, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करा, तो आपको क्या मिल गया, कैश इन्फ्लो मिल गया। ये आपकी क्या आ गई, कैश इन्फ्लो आ गई। अपन एज्यूम करा कि भाई अपन 10% से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, मैंने क्या करा, इसके जो है 10% की पीवी निकाली। जो भी कैश इन्फ्लोज है उनकी मैंने क्या करी, पीवी निकाली। पीवी कितनी निकल के आई, ये निकल के आई। ये क्या निकल के आई, आपकी पीवी निकल के आई। ये क्या निकल के आई, आपकी जो है पीवी निकल के आई। तो सीधी सी बात ये है कि भाई इस पीवी में से जब आप क्या करोगे, प्लांट की कॉस्ट को लेस करोगे। तो देखो यार, इस पीवी में से जब आप क्या करोगे, प्लांट की कॉस्ट को लेस करोगे, तो आपकी एनपीवी कितनी आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो है प्लांट की कॉस्ट कितनी निकल जाएगी, देखो यार आपकी जो है प्लांट की कॉस्ट निकल के आ गई 280.63 लाख। वेरी इजी। तो देखो ओरली करने में तो बहुत आसान है, ये ओरली करने में तो क्या है, बहुत आसान है, लेकिन जब आप क्या करोगे प्रैक्टिकली एग्जाम में इसको लिख लिख के करोगे तो आपकी जो है हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रखे हैं, यहाँ पे जो है बेसिकली वेरिएबल्स यूज हो रखे हैं। ठीक है ना, जो मैथ्स के क्या होते हैं वेरिएबल्स हो रखे हैं, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मोटामोटी मैंने आपको बता दिया भी किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 2 का भी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो नवंबर 24 का जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या दे रखा है, XY Limited is planning to expand its operation in the view of growing demand for its product। हम क्या करना चाहते हैं, अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पस इट इज कंसिडरिंग टू बोरो एन अमाउंट ऑफ 100 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन द कमिंग 6 मंथ टाइम फ्रॉम नाउ। तो लोग कहना चाह रहे हैं कि 6 महीने बाद हमें 3 महीने के लिए पैसा बोरो करना है। अच्छा, आज के दिन पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 8% है। लेकिन ये लोग कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि 6 महीने बाद जब हमें 3 महीने के लिए बोरिंग करनी हो तो उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। तो आज के दिन पे हमने क्या करा, बैंक से एक एफआरए कर लिया कितने पे, 8.2% पर एनम पे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये कि बैंक के पास हम गए और बैंक को ये कहा कि बैंक देखो 6 महीने बाद हम आपके पास आएंगे, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए लोन लेने हम आपके पास आएंगे, आप जो है हमें 6 महीने बाद 3 महीने के लिए लोन 8.2% पे दे देना। ठीक है, तो एफआरए का मतलब क्या है कि आज के दिन पे आपने बैंक के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया कि 6 महीने बाद आप बैंक से क्या करोगे, 3 महीने के लिए लोन लोगे एट 8.2% पर एनम। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ड्यू टू एफआरए द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इफ द बैंकर पेज टू XY लिमिटेड एन अमाउंट ऑफ 978,952.52। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देखो एफआरए की रेट तो अपने को दे रखी है 8.2%। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 महीने बाद एक्चुअल में मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है वो बता दो। अच्छा, हम लोगों ने एक और हिंट दी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बैंकर है वो क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है किसको, बैंकर जो है वो पैसा दे रहा है किसको, अपने एसएससी को। बैंकर जो है वो पैसा किसका दे रहा है, किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। तो सीधी सी बात ये है भाई जो बैंकर है वो कंपनी को पैसा कब देता है, जब एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट जो है क्या होती है फ्यूचर में एफआरए रेट से ज्यादा होती है। लॉजिक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। IRRM वाला क्या करो, मेरा जो है रिवीजन भी देखो, वहां पे बहुत अच्छी तरह मैंने लॉजिक बता रखा है। देखो ये रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बैंकर ने क्या करा है, बैंकर ने जो है XY लिमिट को इतना जो है अमाउंट है वो क्या करा है, नेट में सेटल करा है, इतना अमाउंट नेट में सेटल करा है। आप हमें ये बताओ कि भाई एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही होगी। तो देखो ये रहा भाई, बैंकर ने क्या करा है, बैंकर ने इतना पैसा जो है नेट में सेटल करा है। अच्छा, बैंकर ने निकाला कैसे होगा भाई, 100 करोड़ का जो है अपन क्या करेंगे, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट माइनस 8.2%। इतना ही तो डिफरेंशियल अमाउंट बैंक क्या करेगा, इतना ही तो डिफरेंशियल अमाउंट जो है बैंक क्या करेगा, किसको देगा, XY लिमिट को देगा, इंटू 3/12। क्योंकि जो अपना लोन का ड्यूरेशन वो कितना है, 3 महीने का है। इसको अपन क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, और डिस्काउंटिंग किस रेट से होती है, जो आपकी एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट चल रही है। तो देखो ये रहा भाई 1 + x इंटू 3/12 डिवाइड बाय 100। तो मैंने क्या करा, डिस्काउंटिंग करी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपकी जो है x की वैल्यू निकल के आएगी, देखो ये रहा आपकी जो है x की वैल्यू निकल के आएगी 8.6%। कितनी निकल के आएगी, 8.6% निकल के आएगी।
तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8.6% निकल के आएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट 8.6% है, तो सीधी सी बात है बैंक क्या करेगा, मार्केट से 8.6% में लोन उठाएगा और एसएससी को बोले तो एक्स वाई लिमिट को 8.2% में दे देगा। तो बैंक को क्या हो रहा है, बैंक को जो है 0.4% का नुकसान हो रहा है। अच्छा, जो एक्स वाई लिमिट है वो क्या करेगा, बैंक से जो है 8.2% पे लोन लेगा और मार्केट में 8.6% पे क्या करेगा, लोन दे देगा। तो जो एसएससी उसको कितना फायदा हो रहा है, एसएससी को जो है फायदा हो रहा है 0.4% का। तो अपन ने ये देखा कि भाई जो आपका बैंक है उसको 0.4% का नुकसान हो रहा है, एसएससी को जो है 0.4% का फायदा हो रहा है। तो बेसिकली बैंक ने बोला कि एक काम करते हैं ना, अपन लोन वोन लेते ही नेट में सेटल कर लेते हैं। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है 100 करोड़ का 0.4%, 100 करोड़ का जो 0.4% है वो क्या करा, 100 करोड़ का जो 0.4% का अमाउंट है वो किसको दे दिया, वो जो है बेसिकली आपका एसएससी को दे दिया। अच्छा, फिर अपन क्या करते हैं, इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। इसके अपन क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं। डिस्काउंटिंग क्यों करते हैं, उसका मैंने रीजन, उसका जो रीजन है बहुत अच्छी तरह मैंने आईआरएन वाले चैप्टर में बता रखा है, तो प्लीज जाके वो देख लेना। अगर आपको जो है लॉजिक नहीं पता तो वहां जाके देख लेना। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई आपको जो है एएफएम का पूरा कोर्स हो रखा है एंड आपने सारी चीजें बहुत अच्छी तरह समझ रखी है। सारी चीजें जो है मैंने बहुत लॉजिकली आपको समझा रखी है रिवीजन वीडियो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पूरा फॉर्मुला मैंने समझा रखा है, मैंने मोटा मोटा आपको ओवरव्यू भी दे दिया। अच्छा, इंटू 3/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो 0.4% है तो पूरे साल का है, अपना लोन ड्यूरेशन तो कितना है, 3 महीना है। अच्छा, जिस तरह से अपन ये वाला करा सेम तरीके से आप क्या करोगे, दूसरा वाला पॉइंट कर लोगे तो आपका जो है आंसर, आपका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डन है। तो ये हो गया आपका 3 का ए, ठीक है, ये हो गया आपका 3 का ए। पॉइंट नंबर बी कर लोगे ना, पॉइंट नंबर बी भी आसान है, बस रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। भाई पॉइंट नंबर बी में क्या होगा, पॉइंट नंबर बी में जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगी, 8.2% से कम होगी। जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट वो क्या होगी, 8.2% से कम होगी। तो यहाँ पे अपन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8.2 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 8.2 माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, इधर जो आ जाएगा 980872। ऑलराइट। तो देखो नवंबर 24 में जो भी आपके क्या थे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लास्ट अपना पेपर बचता है May 24 का। तो May 24 का भी अपन कर लेते हैं। देखो May 24 में अगर अपन देखेंगे तो शायद दो ही क्वेश्चन है काम के, आपके जो है 2 ही क्वेश्चन है काम के, वो कर लेते हैं। एक तो है आपका फर्स्ट का बी, तो May 24 में जो है 2 ही क्वेश्चन काम के हैं। एक तो है आपका फर्स्ट का बी और एक है आपका ये रहा ये क्या है आपका 6 का भी है। 2 ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं चलो, ताकि अपना जो है May 24 का भी खत्म हो जाए। तो May 24 का जो पेपर था बहुत इजी पेपर था, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही थे। 2 क्वेश्चन काम के लग रहे हैं, मैं आपको करा देता हूं, आ जाओ। देखो 6 का भी देखते हैं, 6 के बी पे आ जाओ। ये रहा, क्या बोला समझना, ये भी अपना क्वेश्चन बैंक में है, मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं। भाई इक्विटी शेयर ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड अभी चल रहे हैं 34 पर शेयर पे इन द मार्केट। अच्छा, एक्सवाइजेड लिमिटेड के जो है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10 लाख, जिसमें से 30% किसके पास है, प्रमोटर के पास है। अच्छा, एबीसी क्या करना चाहती है, एक्सवाइजेड को एक्वायर करना चाहती है। तो एबीसी जो है इस एक्सवाइजेड को एक्वायर करना चाहती है। हमें ये पता चल रहा है कि भाई अगर अपन एक्विजिशन करते हैं तो फायदा कितना होगा। इन लोगों ने कहा कि भाई फायदे की जो है प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ है। तो द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी सिनर्जीज कितना है, 1 करोड़ है। अच्छा, फर्दर जो एक्वायर करना चाहती है मतलब एबीसी लिमिटेड, फर्दर एबीसी लिमिटेड फील्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड हैज बीन ओवरपेड। तो एबीसी लिमिट को लगता है कि भाई एक्सवाइजेड लिमिट का जो मैनेजमेंट है उसको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, इन लोगों ने कहा विद बेटर मोटिवेशन, लोअर सैलरीज एंड फ्यूअर पर्क्स फॉर द टॉप मैनेजमेंट विल लीड टू अ सेविंग ऑफ 5 लाख पर एनम। तो एबीसी एक्सवाइजेड को एक्वायर करना चाह रही है। एबीसी ये सोच रही है कि भाई जो अपन पैसा दे रहे हैं अपने मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, वो ज्यादा है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए हम क्या करेंगे, कम पैसा देंगे। अच्छा, कम पैसा देने की वजह से फायदा कितना होगा, देखो ये रहा, फायदा होगा 5 लाख पर एनम का। फायदा कितना होगा, 5 लाख पर एनम का फायदा होगा। अच्छा, इसके अगर अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालें, भाई हर साल जो है अपने को 5 लाख पर एनम का फायदा होगा। अच्छा, इसके अगर अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालें कितनी निकल के आती है, 25 लाख निकल के आती है। तो एबीसी ने एक्सवाइजेड को एक्वायर करा और एबीसी ने ये सोचा कि भाई देखो हम क्या करेंगे, जो एक्सवाइजेड का टॉप मैनेजमेंट है उसको कम पैसा देंगे। अच्छा, कम पैसे देने की वजह से क्या होगा, हर साल 5 लाख का फायदा होगा। उसके अगर अपन आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू निकालें कितना निकल के आ रहा है, 25 लाख निकल के आ रहा है। अब देखो इन लोगों ने एक और इन्फॉर्मेशन दी, एक्वायर की इन्फॉर्मेशन दी एबीसी लिमिट की, कि भाई ईपीएस दे रखा है इतना, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है इतना, और मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 30। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर व्हिच द एबीसी लिमिटेड कैन ऑफर टू पे। भाई एबीसी लिमिटेड एक्सवाइजेड को खरीदना चाहती है, एबीसी जो है एक्सवाइजेड को खरीदना चाहती है, कितना पैसा दिया जाए, कितना पैसा पर शेयर दिया जाए। चलो मुझे बताओ, एक्सवाइजेड को अपन खरीदना चाहते हैं, अपन जो है क्या करना चाहते हैं, एक्सवाइजेड को खरीदना चाहते हैं। तो एक्सवाइजेड की पहले तो मार्केट वैल्यू कितनी है, भाई 10 लाख इंटू 34 करो। देखो यार भाई 10 लाख इंटू 34 करा कितना आ गया, 10 लाख इंटू 34 आ गया 3 करोड़ 40 लाख। भाई अगर मैं किसी को खरीदना चाहूंगा तो सीधी सी बात है, मैं ये देखूंगा उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होता है, उतना तो मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एबीसी लिमिट को ये पता है, एबीसी लिमिट को ये पता है कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, एक्सवाइजेड लिमिट को एक्वायर करता हूँ तो क्या होगा, एक तो 1 करोड़ का फायदा ही होगा। भाई एक तो 1 करोड़ का ये फायदा होगा, 25 लाख का ये फायदा होगा। तो देखो यार भाई 1 करोड़ का ये फायदा हुआ, 25 लाख का ये फायदा हुआ। तो एबीसी लिमिट को ये पता चला कि भाई अगर अपन एक्सवाइजेड को एक्वायर करते हैं तो हमको जो है टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें जो टोटल वैल्यू मिल रही है 4 करोड़ 65 लाख। अच्छा मुझे बताओ, सामने वाली कंपनी के शेयर्स कितने हैं टोटल, सामने वाली कंपनी के टोटल शेयर्स है 10 लाख। तो मैंने क्या करा, इसको जो है 10 लाख से डिवाइड करा, तो मुझे पता चला कि भाई अगर मैं एबीसी लिमिटेड हूँ
और मैं XYZ को एक्वायर करना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम पेमेंट पर शेयर में कितना कर सकता हूँ, 46.5 कर सकता हूँ। ये तो क्या है, मैक्सिमम पेमेंट है, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, इससे जरूर कम कर सकता हूँ, इससे पेमेंट कम जरूर कर सकता हूँ भाई। जब अपन खरीदते हैं किसी चीज को, खरीदते हैं तो अपन कम पेमेंट जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा भाई अपन मैक्सिमम पेमेंट 46.5 कर सकते हैं। और मैक्सिमम पेमेंट मैंने किससे निकाला, तो एबीसी ने ये देखा कि भाई जिसको मैं एक्वायर करना चाह रहा हूँ उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, प्लस जिसको मैं एक्वायर करना चाह रहा हूँ उससे मुझे इतना इतना और फायदा होगा। तो टोटल मुझे ये पता चला कि भाई टोटल मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, सामने वाले को एक्वायर करने पे मुझे जो है टोटल इतनी वैल्यू मिल रही है। सामने वाली कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, 10 लाख है, तो मैक्सिमम पर शेयर में कितना पेमेंट कर सकता हूँ, 46.5 का, इजी। आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड विल बी विलिंग टू ऑफर द कंट्रोलिंग स्टेक। सुनो मेरी बात भाई, XYZ में जो है टोटल 10 लाख शेयर्स थे और 10 लाख में से 30% किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है। अब सीधी सी बात ये है कि भाई एबीसी क्या करना चाह रहा है, XYZ को एक्वायर करना चाह रहा है, तो जो ये 30% क्या है प्रमोटर्स है, अपने शेयर्स किसको दे देंगे, एबीसी लिमिटेड को दे देंगे। अब ये लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप जो है बेसिकली इन प्रमोटर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि भाई कितना मिनिमम प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि भाई अगर आप प्रमोटर हो, अगर आप क्या हो, प्रमोटर हो, और आपके पास 3 लाख शेयर्स हैं, 10 लाख का 30% बोलते हो 3 लाख शेयर्स हैं, तो आप क्या करना चाहोगे, 3 लाख इंटू 34 तो एटलीस्ट लेना ही चाहोगे। देखो यार भाई 3 लाख इंटू 34 तो आप एटलीस्ट लेना ही चाहोगे। तो 3 लाख इंटू 34 करोगे कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 2 लाख। तो 1 करोड़ 2 लाख तो आप लोगे ही। इसके अलावा आपको एक और चीज पता है भाई, आप प्रमोटर हो और आपको एक और चीज पता है कि भाई देखो सीधी सी बात यह है, आप प्रमोटर और आपको एक और चीज पता है कि भाई एक बार क्या हो गई, XYZ को क्या हो जाता है, एबीसी एक्वायर कर लेती है, तो एबीसी क्या करेगी, कम पेमेंट करेगी, सैलरी वैल्यू का कम पेमेंट करेगी, जिसके आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 25 लाख है। तो आप प्रमोटर हो, आपको ये पता है कि भाई फ्यूचर में जो है आपको 25 लाख का जो है पैसा कम मिलेगा। तो आप क्या करना चाहोगे, उतना पैसा जो है क्या करना चाहोगे, उतना पैसा जो है बेसिकली ऐड करना चाहोगे, उतना पैसा ऐड करना चाहोगे। तो कितना हो गया, ये 1 करोड़ 27 लाख हो गया। तो आप क्या हो, प्रमोटर हो, आप जो है अपने शेयर्स बेचना चाहते हो किसको, एबीसी को। आप जो है अपने प्रमोटर्स बेचना, अपने शेयर्स बेचना चाहते हो एबीसी लिमिट को। तो आपको पता है कि भाई देखो हमारे शेयर्स की वैल्यू तो इतनी है, ये तो मैं लूंगा ही। इसके अलावा आपको एक और चीज पता है कि भाई फ्यूचर में आपको 25 लाख रुपए कम मिलेगा, तो भी आप जो है आज के दिन पे कंपेंसेट करना चाहोगे ना। तो दिस प्लस दिस कितना हो गया, 1 करोड़ 27 लाख हो गया। अच्छा, मैनेजमेंट के पास शेयर्स कितने, 3 लाख हैं, तो मिनिमम प्राइस कितना आ गया, मिनिमम प्राइस आ गया 42.33। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका प्रमोटर है, क्या करना चाहेगा, वो जो है पर शेयर एटलीस्ट 42.33 लेना ही चाहेगा। ठीक है ना, कैसे मैंने आपको बता दिया भाई, वो एटलीस्ट अपना जो है मार्केट प्राइस तो लेगा ही। इसके अलावा उसको एक और चीज पता है कि भी अगर एक्विजिशन हो गया तो फ्यूचर में उसको जो है 25 लाख रुपीज कम मिलेंगे। भाई फ्यूचर में जो उसको सैलरी कम मिलेगी, उसके आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 25 लाख है। तो क्या करना चाहेगा, आज के दिन पे जो है बेसिकली इस चीज को कंपेंसेट करना चाहेगा। तो ये अपने निकाली कि भाई जो आपके प्रमोटर्स हैं वो मिनिमम कितना प्राइस कोट करेंगे। तो ये रहा भाई, मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच द मैनेजमेंट विल बी विलिंग टू ऑफर द कंट्रोलिंग स्टेक, इजी। अच्छा, ये क्वेश्चन नया नहीं है, अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर्ड है, मैंने बस आपको रिवाइज करा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपना जो है बेसिकली May 24 के सारे पेपर्स, May 24 के जो है 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई मिस्टर कर हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम XYZ। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में इस भाई ने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक्स में अपन ने पैसा लगाया कितना, 5,50,000। अच्छा, आपने को डिविडेंड कितना मिला है, अपने को डिविडेंड मिला है 10,000 का। 31 मार्च 23 पे अपने को डिविडेंड मिला कितने का, 10,000 का। अच्छा, अपने को ईयर एंड की एनएवी कितनी दे रखी है, ईयर एंड की एनएवी दे रखी है अपने को 11.5। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, अपना होल्डिंग पीरियड कितना है, अपना होल्डिंग पीरियड है कितना, 120 डेज। इन लोगों ने एक और चीज कही, इन लोगों ने क्या करा, एक और चीज कही कि भाई आपका इफेक्टिव यील्ड पर एनम कितना है, 19.345% है। तो आपका इफेक्टिव यील्ड पर एनम कितना है, 19.345% है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई आप हमें बताओ कि भाई ओपनिंग में आपकी जो है एनएवी क्या थी। अच्छा, ओपनिंग में आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा था, 5,50,000। ओपनिंग में आप कितने यूनिट्स परचेस करे थे पता है क्या, अपन को नहीं पता, अपन मान लेते हैं कि भाई अपन ने जो है एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करे थे, परचेस करे थे। तो सुनो मेरी बात, अपना जो है इफेक्टिव यील्ड पर एनम कितना है, 19.345% है। कैसे निकाला होगा भाई, अपन ने ओपनिंग में यूनिट जो परचेस करे होंगे, अपन ने जो ओपनिंग में यूनिट्स परचेस करे होंगे उसको मल्टीप्लाई करा होगा ईयर एंड के एनएवी से। भाई मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे फायदा कितना हो रहा है। भाई एक तो आपको 10,000 का क्या मिल रहा है, एक तो आपको जो है 10,000 का डिविडेंड मिला है। अच्छा, फिर बेसिकली अपन ये देखेंगे कि भाई ईयर एंड पे जो आपके पास यूनिट्स थी, जो भी आपने यूनिट्स परचेस करी थी उसकी वैल्यू कितनी है। तो अपन मानते हैं कि भाई आपने एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस करी थी, ईयर एंड की आपकी जो है एनएवी कितनी है, 11.5 है। तो मैंने क्या करा, एक्स को मल्टीप्लाई करा किससे, एक्स को मल्टीप्लाई करा 11.5 से। तो मुझे पता चला कि भाई ईयर एंड पे जो मैंने यूनिट्स परचेस करी थी उसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा, परचेस कितने पे गई थी, 5,50,000 पे। तो दिस माइनस दिस करा तो मुझे क्या मिला कि भाई जो मैंने यूनिट्स परचेस करी थी उस पर फायदा कितना हुआ। अच्छा, 10,000 का आपको डिविडेंड मिला, ये भी आपको फायदा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल फायदा हो गया। डिवाइड करा 5,50,000, आपने इन्वेस्ट कितना करा था, इन 200, ये क्या हो गया, ये आपको जो है रिटर्न निकल के आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इसको मुझे एनुअल में कन्वर्ट करना है और एनएम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 120 करोगे, इंटू 365 करोगे, किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके बराबर आ जाएगा 19.345% के बराबर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने ओपनिंग में कितनी यूनिट्स परचेस करी थी। देखो ये रहा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ओपनिंग में जो है आपने कितनी यूनिट्स परचेस करी हुई। देखो ये रहा, अपने को ये पता चला कि भाई ओपनिंग में जो है आपने 4,999.826 यूनिट्स क्या करिए, परचेस करिए। अब सुनो मेरी बात,
भाई इनिशियली आपने जो है पैसा इन्वेस्ट करा था कितने का, 5,50,000 का, और टोटल यूनिट्स आपने कितनी परचेज करी थी, 4,999.8.26। तो क्या आप जो है बेसिकली एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 5,50,000 क्या करोगे, 5,50,000 डिवाइड बाय 4,999.826, सॉरी 5,50,000 डिवाइड बाय 4,999.8.26 कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका 11 रुपीज। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से मैंने क्या करा, एक्स की कैलकुलेशन करी, उसी तरह से आप क्या करोगे, वाई और जेड की कैलकुलेशन करोगे, ना आपको क्या मिल जाएगा, एनएवी दोनों का मिल जाएगा, मतलब आपको जो है एनएवी पता चल जाएगा एट द टाइम ऑफ परचेज। वेरी इजी। तो ये जो आपका क्या है रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है, इसी को अपने क्या करा, यूज करा, इसी को जो है अपने क्या करा, यूज करा। वेरी इजी। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 का भी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है अपना क्या होता है, सारे के सारे, यहाँ पे जो है अपना क्या होता है, सारे के सारे जो भी आपके क्या है मेन एग्जाम के पेपर्स हैं, उनके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। ऑलराइट।